सवाल क्या है? सवाल बताओ। देखना पड़ेगा, मैं देख के करती हूँ इसको। नहीं जा रही? तब तो बड़ी है, फिर कट कर देना, दोनों पार्टी है, दो ही है आज। ऑनलाइन वॉइस कंफर्म कर दीजिए एक बार, आपको ऑडिबल है या नहीं। चलो ठीक है, गुड मॉर्निंग। ओके, आज के न्यूज़पेपर में देखोगे तो काफ़ी सारे आर्टिकल्स आ रखे हैं। हर जगह पे डिजास्टर है इस टाइम पे, है ना। हिमाचल से चलो आप मध्य प्रदेश जाओ, साउथ में जाओ, इंटरनेशनली चले जाओ, काम झटका पेनिनसुला के बारे में, एक अर्थक्वेक आया वहां पे, उधर सुनामी वेव्स आनी शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, कभी भी हिट कर सकता है इन शॉर्ट। तो उनको कवर करने से पहले आज जो हमें ठीक है, ठीक है, चलो उसको अच्छा ठीक है, सुनो। अब वो मैं कल कवर करवाऊंगी आपको, उससे पहले अपने दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बच गए थे। तो ये न्यूज भी थे और एडिटोरियल भी थे। एक मणिपुर क्राइसिस वाला बताया था, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट रूल है वो एक्सटेंड कर चुका है। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल को ही आप कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या फिर स्टेट इमरजेंसी भी कहते हो। ठीक है, एक आर्टिकल ये है आज का। दो पार्ट्स हैं इसके इन शॉर्ट, मतलब आपके दो आर्टिकल्स यहाँ पे कंप्लीट होंगे। कितनों को मणिपुर क्राइसिस के बारे में पता है? 1 2 3 4 5, ठीक है, काफी ज्यादा को नहीं है पता। आज हम पूरा डिटेल में देखेंगे क्या क्या इश्यूज हैं इसके पीछे। और दूसरा जो आर्टिकल है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेके है। अब देखो 5 साल हो चुके हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट हुए, तो अब देखना है कि क्या क्या इसकी आउटकम्स आई हैं। अगेन क्या लगता है आपको, पॉजिटिव न्यूज होगी या नेगेटिव होगी? वेरी नाइस, नेगेटिव ही है। ठीक है, कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं है, कईयों ने इम्प्लीमेंटेशन नहीं करी, कईयों ने कुछ नहीं करा। चलिए जी, तो फर्स्ट आर्टिकल के साथ स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड कर दिया गया है मणिपुर में। अब मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। अब अगर मैं आपको मणिपुर क्राइसिस के बारे में पहले करवा देती हूँ तो फिर बीच में प्रेसिडेंट रूल आ जाएगा। तो मैं आपको पहले करवाऊंगी प्रेसिडेंट रूल वाला पार्ट। एक दिन हमने नेशनल इमरजेंसी भी कर ली थी, याद है सभी को? कौन सा आर्टिकल था? 352। ठीक है, अब थोड़ा सा ना न्यूट्रल होके सुनना है कि आप भी पहली बार ही पढ़ रहे हो, क्योंकि मेजोरिटी डर जाती है कि इनको कैसे पता था, हमें नहीं था पता, जबकि ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हम कि हमारा सिलेबस नहीं हुआ है, इन्होंने एक बार पढ़ लिया है, तो वो भी थोड़ी सी एक्सेप्टेंस करनी होती है। ठीक है, तो आपके जो इमरजेंसी के प्रोविजंस है वो आपको मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। कहाँ पे मिलेंगे? पार्ट नंबर बताओ। 18। और आर्टिकल मेनली जो आएंगे दैट इज आर्टिकल 352। 4 ऐड कर दो। ठीक है, 360। इस पे नहीं जाएंगे, दिस इज योर फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आज तक एक बार भी नहीं लगी है। स्टेट इमरजेंसी आएगा आपके आर्टिकल नंबर 356 में। अब इसी को स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं, इसी प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, इसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं। एंड ये थी आपकी नेशनल इमरजेंसी। अच्छा मुझे ये बताओ, आपके मेजोरिटी वाले टॉपिक कंप्लीट हो गए, जैसे सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल? ठीक है, तो आज हम सिर्फ वर्ड्स यूज करेंगे कि क्या उसके अंदर मेन पॉइंट होता है, बाकी हम एज इट इज पढ़ लेंगे इसको, नहीं तो मेजोरिटी का अपने में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, आज जो हमें फोकस करना है सबसे पहले दैट इज स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी बोल लो, प्रेसिडेंट रूल बोल लो, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बोल लो। कौन सा आर्टिकल है? 356। तो जब न्यूज में इसके बारे में आया तो वहां पे यही लिखा था कि जो प्रेसिडेंट रूल है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो एक बात याद रखना हमेशा कि जब ये लगती है तो 6 महीने के लिए लगती है मिनिमम, और उसके बाद एक्सटेंड कितने टाइम के लिए कर जाती है? 3 इयर्स। पर कुछ कंडीशंस भी होती हैं बीच में। एक 2 मंथ का आपने प्रोविजन सुना होगा जिसे ड्यूरेशन कहते हैं, तो उसके ऊपर आती हूँ। पर उससे पहले आर्टिकल नंबर 355, आर्टिकल नंबर 365, ये दो आर्टिकल्स यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे मैं आपसे सवाल पूछूं कि जब नेशनल इमरजेंसी आपने पढ़ी थी तो दो आर्टिकल खुद ही इंप्लीमेंट हो जाते हैं। आर्टिकल नंबर नो, नेशनल इमरजेंसी जब इंपोज हुई तो कौन से आर्टिकल खुद ही एक्टिवेट होते? 358 एंड 359। 358 में क्या बोला था? नो, 358
आर्टिकल नंबर 19 सस्पेंड हुआ था, ठीक है, और जब 359 एक्टिवेट हुआ आपके सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो चुके थे एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल नंबर 21। वेरी गुड ऑनलाइन, यस। अब आ जाओ, जैसे आप आर्टिकल नंबर 350, नो 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 नो, डिस्कशन बाद में करनी है, अभी सुनो। आर्टिकल नंबर 356 को देखोगे तो जैसे इसकी इंप्लीमेंटेशन होगी तो किन पैरामीटर्स पे होगी, तो दो आर्टिकल्स याद रखने हैं, वन इज आर्टिकल 355 और दूसरा आर्टिकल नंबर 365। अब सुनना, इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं क्योंकि स्टेट इमरजेंसी लगती रहती है। अभी जैसे मणिपुर का आप सुन रहे हो, उसके अलावा यूपी में भी बहुत बार सुना होगा। ये दो स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे बहुत विग्रसली स्टेट इमरजेंसी लगी है। पर फर्स्ट कहां पे लगी थी? पंजाब, पेप्सू जो आप सुनते हो, तो उसके बाद शाह कमीशन बैठता है, फिर आप देखते हैं पंजाब, पंजाबी स्पीकिंग, हरियाणा हिंदी स्पीकिंग, हिली एरिया हिमाचल प्रदेश, और बीच में जो थोड़ा सा टेरिटोरियल डिस्प्यूट रह गया था उसे यूटी बना दिया गया था, दैट इज चंडीगढ़। ठीक है, अब आ जाओ आर्टिकल 355 में। यहां पे बोला गया है कि जो सेंटर है ना अपनी, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कुछ ड्यूटी होती हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टेट। तो मैंने एक तरफ सेंटर लिखा है, एक तरफ स्टेट लिखा है। क्या क्या ड्यूटीज होती हैं कि जो स्टेट है हमारी उसको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम थ्री थिंग्स। नंबर वन, एक्सटर्नल एग्रेशन। एक्सटर्नल एग्रेशन किसका मेन पैरामीटर था? नेशनल इमरजेंसी का एक्सटर्नल एग्रेशन, जिसमें आपने पढ़ा था कि वॉर हो सकती है, किसी दूसरी कंट्री के साथ अपना कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, नंबर वन थिंग। नंबर टू क्या हो सकता है यहाँ पे, कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही स्टेट हमेशा अपना काम करे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। आपका एक छोटा सा होमवर्क है आज, आप आर्टिकल नंबर 256 का इंपॉर्टेंस देख के आओगे। पॉलिटी के अंदर एक आर्टिकल है 256, उसमें क्या बताया गया है, किसी को पता है तो बोल भी सकते हैं। अगेन सेंटर एंड स्टेट से रिलेटेड होगा, कुछ लॉ से रिलेटेड है, आपने इसको एक बार देखना है। आधा मैंने बता दिया, थोड़ा सा आप देखोगे। अब सुनो, ये दो काम आगे, और जो तीसरा काम था दैट वाज इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस अगेन याद करो, नेशनल इमरजेंसी पहले वहां पे भी था इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड, फिर क्या हुआ था, आर्म रिबेलियन से उसको रिप्लेस करा। कौन सी अमेंडमेंट थी? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्यों? क्योंकि नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई थी बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल टर्मोइल। ठीक है, तो वो तो पैरामीटर नहीं हो सकता नेशनल इमरजेंसी का, पर यहां भी तो लिख सकते हैं ना इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब देखो कई बार क्या होता है, स्टेट के अंदर सरकार कोई और आ जाती है, सेंटर में कोई और होती है, फिर पहला जो टारगेट होता है, नजरें होती है उसी स्टेट पे होती है जहां पे सेंटर की सरकार नहीं होती। तो कई बार तो सेंटर भी इसके पीछे का रीजन रहता है, स्टेट इमरजेंसी के पीछे का। अगेन दिस इज योर पॉलिटिकल रीजन, उसको अभी साइडलाइन कर देते हैं। तो इन तीन पैरामीटर्स की प्रोटेक्शन देता है सेंटर, किसको? स्टेट को। तो ये सेंटर की ड्यूटी है कि अगर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन होता है तो वहां पे सेंटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस आती है तो कौन सॉल्व करवाने की ट्राई करेगा? सेंटर। जैसे मणिपुर में जब एक्सटेंड करा गया है प्रेसिडेंट रूल, तो बोला कि सेंटर ने एक्सटेंड करा है, तो सेंटर हेल्प कर रहा है स्टेट की। एंड दूसरा जो यहाँ पे लिखा हुआ है विच इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कि जो स्टेट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही अपना काम करें, उसके ऊपर नजर कौन रखेगा? सेंटर। अब ये जो आपका दूसरा प्रोविजन है, इसकी एक्सटेंशन आपको मिलेगी आर्टिकल नंबर 365 में। आर्टिकल 365 बोलता है कि इन केस स्टेट फेल हो जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में काम करने से, तो यहां पे क्या लग सकता है? प्रेसिडेंट रूल। तो लग गए तीनों आर्टिकल्स पता। 356 में था स्टेट इमरजेंसी, 355 में सेंटर की ड्यूटी विद रिस्पेक्ट टू स्टेट। किन तीन चीजों को लेके थी? नंबर वन इज एक्सटर्नल एग्रेशन से बचाना है स्टेट को, वॉर की बात हो रही है यहाँ पे आ गया। देन दूसरा बोल रहे हैं, इस पे आ जाओ पहले, इंटरनल डिस्टर्बेंस, कि अगर स्टेट के अंदर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रही है वहां पे कौन हेल्प करेगा? सेंटर करेगा। एंड कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही स्टेट काम करे, इसके ऊपर भी कौन चेक रखेगा? अपना सेंटर। पर अगर ये दूसरा वाला फेल हुआ तो आर्टिकल नंबर 365 बोलता है कि अगर स्टेट फेल हो जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में काम करने से, तो उस केस में सारा जो पैरामीटर होगा किसके पास आ जाएगा? सेंटर के पास। डन यहां तक? चलो थोड़ा सा और आगे चलो। नेक्स्ट आता है कि अब स्टेट इमरजेंसी लगनी है तो किन किन के इंपॉर्टेंट रोल रहते हैं। तो सबसे पहले गवर्नर, जिसे ब्रिज भी बोलते हैं, पुल भी बोलते हैं, सेंटर और स्टेट का। गवर्नर ने क्या किया, एक रिपोर्ट लिखी, किसको? प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट को बता दिया कि है नहीं, स्टेट का ढंग नहीं बचा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में काम नहीं कर रहे हैं, आपने देखा नहीं, लगा दो यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी। दिस इज फर्स्ट पैरामीटर। दूसरा हो सकता है कि प्रेसिडेंट को लग रहा है, वो खुद ही सेटिस्फाइड है कि ये जो स्टेट है ये फेल हो रही है, मतलब यहाँ पे सेटिस्फेक्शन की बात आ गई। प्रेसिडेंट को लगा कि यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी लगनी चाहिए, तो उन्होंने लगा दी। दूसरा पैरामीटर आ गई ना, प्रेसिडेंट की पावर। पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, अदरवाइज आप क्या पढ़ते हो? ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ
प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पर यहाँ पे प्रेसिडेंट को लगा है, वो सेटिस्फाइड है कि ये स्टेट है, जो स्टेट है पर्टिकुलर ABCD, वहां पे नहीं बन रहा है काम, उन्होंने खुद ही प्रोक्लेम कर दी। अभी प्रोक्लेम क्या होता है उस पर आती हूँ। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, आपके हाउस, लोकसभा ने बोला मान लो कि यहाँ पे फेलियर चल रहा है, तो सेंटर ने क्या किया, सॉरी जो आपकी लोकसभा थी उन्होंने क्या किया, प्रेसिडेंट को बताया कि यहाँ पे इमरजेंसी लगानी है, प्रोक्लेमेशन करवा दी, सिंपल मेजोरिटी पास होगी, लग गई। तो यहाँ पे लोकसभा भी क्या करेगी, स्टेट इमरजेंसी लगवा सकती है, या फिर सेंटर वर्ड भी आप यहाँ पे यूज करते हो, सेंटर, क्योंकि सरकार तो मेजोरिटी की बैठी हुई है ना वहां पे, उन्होंने बोल दिया कि ये स्टेट फेल हो रही है, यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी लगाओ। यहां तक क्लियर? चलें थोड़ा सा आगे। अब आते हैं ड्यूरेशन और अप्रूवल पे। ये ब्लैक क्यों हो जाता है, मेरे हाथ से होता है, यहाँ पे भी वहां पे भी, कुछ तो गड़बड़ है। अप्रूवल, अब सुनो, जैसे किसी स्टेट के अंदर स्टेट इमरजेंसी लगनी होगी तो पहले वो 2 महीने के लिए लगती है। जैसे मणिपुर का एग्जांपल लेते हैं, वहां पे लगी थी 9th ऑफ फेब। अभी बोला है कि अगस्त 13 से दोबारा से 6 महीने का एक्सटेंशन हो जाएगा। अब फेब से लेके अगस्त तक का टाइम काउंट करो, लगभग 6 महीने हो गए। 9 तारीख से 9 तारीख हम ऐसे ले लेंगे ऑन एन एवरेज। अगस्त 13 आया क्योंकि कुछ महीने बीच में 28 के गए, 28 का ही गया इस बार, 25 है ना, हाँ लीप ईयर नहीं है तो 28 का गया, कि 29 का गया, 28 का गया, ठीक है। और कुछ महीने जो होंगे आपके 30 के जाएंगे बीच में, कुछ 31 के जाएंगे, तो वो अगस्त 13 तक चलेगी बात। अब सुनो, यहाँ पे ध्यान से सुनना थोड़ा सा, पहले आता है ड्यूरेशन। यहाँ पे प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि मैं प्रोक्लेम करता हूं इमरजेंसी ऑन दिस पर्टिकुलर स्टेट, जैसे यहाँ पे स्टेट है आपकी मणिपुर की। अब ये जो प्रोक्लेमेशन का पीरियड रहेगा ना, ये 2 महीने का रहेगा। 2 महीने का क्यों रखा, क्योंकि इसमें लोकसभा भी एक्शन में आएगी, लोकसभा फाइनल अप्रूवल देगी, किस मेजोरिटी के साथ, तो आंसर इज सिंपल मेजोरिटी, मतलब 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग। 2 महीने का लगाया, लगी यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी, पर अभी सिर्फ कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए। पर हमने क्या पढ़ा कि 6 महीने से लेके 3 साल तक एक्सटेंड कर सकती है, और उसी बीच में फिर इलेक्शन करने होते हैं कंडक्ट, या फिर जो भी प्रॉब्लम आई थी उसे सॉल्व करना होता है। ये 2 महीने के लिए प्रोक्लेमेशन सिर्फ प्रेसिडेंट ने करा। अब सिंपल मेजोरिटी से आपको हाउस के अंदर भी परमिशन चाहिए होगी, तब जाके वो 6 महीने के लिए लगेगी। तो जब फेब में लगी थी तो फेब, मार्च, यहाँ पे मार्च से अप्रैल 2 महीने आगे, फिर उसके बाद वो अगस्त तक लगी थी। अब पहले बोल दिया गया है कि अगस्त के बाद दोबारा से 6 महीने के लिए इसे एक्सटेंड करा जाएगा। क्या रीजन है, क्योंकि अभी भी टर्मोइल चल रहे हैं, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट अभी भी मर्ज कर रहे हैं। हो गया ना पूरा टाइम पीरियड। तो अगर इसको एक एग्जाम्पल के साथ आपने करना हो तो हम जैन से ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे कोई इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी, जो कि जैन मंथ में लगती है, और वो भी पहली तारीख को लेते हैं ताकि इजी रहे। तो फर्स्ट ऑफ कौन सा महीना आएगा, फेब, मार्च। तो यहाँ पे किसने किया प्रोक्लेम, प्रेसिडेंट ने। प्रोक्लेमेशन बाय प्रेसिडेंट, कितना टाइम पीरियड है, 2 महीने का। चलो आगे, अब क्या आएगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई में 6 महीने हो जाएंगे। तो पहली, ओहो कहाँ गया, ये मेरे हाथों में ही गड़बड़ है, मुझे लग गया पता, मैं ही कुछ गड़बड़ करती हूँ। अच्छा हाँ, चलो 1 जुलाई 2025 लेट्स से, यहाँ पे कितने हो जाएंगे अब टोटल महीने, 4 महीने और टोटल हो गए 6 मंथ्स। पर ये कब हुए 4 महीने एक्सटेंड, जब यहाँ पे अप्रूवल मिला बाय, ठीक है, और कितना, सिंपल मेजोरिटी के साथ। लग गया जी प्रोसीजर पता, 6 महीने के लिए लग गया स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। पार्लियामेंट आएगा, अच्छा मैं लोकसभा ही बोले जा रही हूँ तब तक, हाँ हाउस बोल रहे हैं, तो मेन जो पहली प्रायोरिटी दी जाएगी वो लोकसभा को दी जाएगी, क्योंकि जो सरकार के मेंबर बैठे हैं वो कहाँ पे बैठे हुए हैं, लोकसभा के अंदर। इन केस लोकसभा डिसॉल्व हो जाए तो कौन सा हाउस है जो कभी डिसॉल्व नहीं होता, राज्यसभा। इलेक्शन आपने पढ़ लिए होंगे कि इस दायरे से करवाए जाते हैं कि हर 2 साल के गैप पे इलेक्शन चलते रहते हैं। तो अगर लोकसभा नहीं होगी सेशन में तो फिर प्रायोरिटी किसके पास चली जाएगी, राज्यसभा के पास। फिर वहां पे, हाँ जी, 2 महीने प्रोक्लेमेशन लगा, यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी लग चुकी है। अब इन केस यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी ना पास हो तो 2 महीने के लिए लगी थी स्टेट इमरजेंसी, पर वो आगे एक्सटेंड नहीं करी, फिर वो 6 महीने वाला प्रोविजन ही आया, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा हाउस था, पहला हाउस आएगा लोकसभा। मैंने कंडीशनिंग आपको बता दी, अगर ना होगा इन केस सेशन में नहीं हुआ या फिर डिसॉल्व होगी सरकार, तो उस केस में फिर राज्यसभा सिंपल मेजोरिटी से पास करेगी। अगर ये वाला पैरामीटर नहीं हुआ तो खत्म होगी, तो फिर सस्पेंशन हो गया, फिर नहीं लगी स्टेट इमरजेंसी।
प्रोक्लेमेशन मतलब पावर दिखाई प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि मैं स्टेट इमरजेंसी अनाउंस करता हूँ या करती हूँ, अभी करती हूँ, तो उन्होंने 2 महीने के लिए लगाई, पर अप्रूवल चाहिए क्योंकि एट द एंड प्रेसिडेंट को काम किसकी, एड एंड एडवाइस पे करना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसी वजह से जो अगला 4 महीना रहेगा उसमें अप्रूवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम द हाउसेस, जो भी प्रेजेंट होगा। यहां तक क्लियर? अभी एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट है, उसको भी सुनो। ये तो लगी 6 महीने के लिए, और मान लो अब जैसे अभी बोला कि दोबारा से 6 महीने के लिए लगेगी, अगस्त 13, अब मैंने यहाँ पे जैन लिया ताकि इजी हो जाती है अपनी कैलकुलेशन, वो लगी थी 9 अगस्त को, और अगस्त 13 से दोबारा से एक्सटेंड करेगी। पॉइंट क्लियर यहां तक? अब सुनना, यहाँ पे 6 महीने के लिए लगी, 6 महीने के लिए और एक्सटेंड करी, 1 साल हो गया। अब जब 1 साल हो जाता है ना, तो यहाँ पे भी 2 पैरामीटर्स देखे जाएंगे। ऐसे नहीं होगा कि आपने सुना हुआ है पॉलिटी के बुक में लिखा था कि 6 महीने के बाद 3 साल के लिए एक्सटेंड हो सकती है। 1 साल जब पूरा हो जाएगा, यानी कि ये 6 महीने पूरे कंप्लीट हुए, उसके बाद 2 चीजें देखी जाएंगी। नंबर 1 कि क्या हमारी कंट्री के अंदर कोई एग्रेशन हो रखी है, एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर चल रही थी, अगर तो चल रही होगी तो उस केस में ये इमरजेंसी एक्सटेंड हो जाएगी। अगर चल रही हुई तो, अगर वॉर हुआ, कोई बाहर वाली कंट्री है हमारी सॉवरेनिटी पे क्वेश्चन उठा रही है, तो उस केस में स्टेट इमरजेंसी एक्सटेंड करेगी। नंबर 2 रीजन, अगर ऊपर वाला नहीं हुआ तो ये वाला तो हो ही जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि हम उस स्टेट के अंदर इलेक्शन नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते, वो रीजन बता देंगे कि एथनिक कन्फ्लिक्ट अभी भी बहुत ज्यादा इमर्ज कर रहे हैं। तो मे भी ये वाला पैरामीटर ना दिखे आपको, पर दूसरा मिल जाएगा। अब देखना, आप जब ये 6 महीने पास हो जाएंगे, अगर तो चीजें शांत हुई, जो कि अभी नहीं हुई है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलेगा कि ठीक है स्टेट के इलेक्शन करवाते हैं, 3 साल के अंदर वैसे भी करवाने पड़ेंगे। पर अगर इनकेस नहीं हुई होगी सिचुएशन यहाँ पे, तो ईसीआई की आप स्टेटमेंट सुनोगे कि स्टेट के अंदर अभी भी बहुत ज्यादा टर्मोइल है, हम वोटिंग मशीन्स को वहां पे नहीं लेके जा सकते, तो इलेक्शन नहीं हो सकते। फिर आप सुनोगे कि दोबारा से 6 महीने के लिए इसको एक्सटेंड करा है। अब यहाँ पे बार बार वो नहीं आएगा कि 2 महीने के लिए प्रेसिडेंट बोलेंगे और फिर सिंपल मेजोरिटी से 6 महीने के लिए लगेगी, वो पहले ही स्टेप पे था, उसके बाद वो एक्सटेंड कर रहा है। तो 6 महीने 6 महीने 6 महीने इस तरह से 3 साल के लिए ही लग सकती है, क्योंकि स्टेट की बात है ना, सरकार तो बिठानी पड़ेगी वहां पे, इलेक्शन कंडक्ट करवाने ही पड़ेंगे। और अभी सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने जब बोला है कि हम चीजों को ठीक करेंगे, क्योंकि स्टेट इमरजेंसी कहां से लगी, इनडायरेक्टली फ्रॉम सेंटर, तो उनकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप इस सिचुएशन को टैकल करो। लग गया थोड़ा आइडिया जिन्होंने पहली बार पढ़ा? अब नहीं पड़ेगी अप्रूव, अब तो चलता रहेगा ना, वो हो गया पहले ही अप्रूव। अभी देखो अगस्त 13 नहीं आया है, जब तक चल रहे थे वो 6 महीने, अब पहले बोल दिया कि अगले 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिए, तो अब नहीं चलेंगी वो फॉर्मेलिटीज। उन्होंने देखा कि जो कंडीशनिंग है वो अभी भी बहुत बुरी है, वहां पे लोग डिस्प्लेस कर भी रहे हैं, कुछ लोग अपने घर वापस भी आ रहे हैं, बट स्टिल जो कंडीशन है वो नहीं है कि स्टेट मशीनरी वहां पे काम कर सके। अभी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यूज पे आते हैं जब मणिपुर वाला हम इशू देखेंगे, पर पहले बताओ ये प्रेसिडेंट वाला क्लियर हुआ आपको, क्या क्या कंडीशनिंग थी यहाँ पे? डन, चलो फिर आगे थोड़ा सा। हाँ, ये शुरू में लगेगी जो प्रेसिडेंट ने बोल दिया, तभी तो बोल रही हूँ कि अभी बोला है अगस्त 13 के बाद 6 महीने के लिए दोबारा से एक्सटेंड कर दिए। अब वो सारी फॉर्मेलिटीज नहीं, अब वो पास करती रहेगी। ये लग चुका था, ये हो गया है। नहीं, पहला जो प्रोक्लेमेशन होगा वो हमेशा 2 महीने का होगा। अब हाँ, ये तो प्रोसीजर है ना, हर चीज प्रोसीजर में चलती है। अब ये जो 6 महीने के लिए एक्सटेंशन हुई है, वहां पे इजीली सिंपल मेजोरिटी इजीली पास हो जाती है। यहाँ पे बहुत कम होता है कि किसी ने मना कर दिया और वो पास नहीं हुई हो। तो अब 6 महीने के लिए जो एक्सटेंड करा, वहां पे पास करी मेजोरिटी और आगे निकल गए। नहीं, बिना प्रोक्लेमेशन के नहीं लगती, पहले प्रेसिडेंट ही आते हैं जब अप्रूवल का बात। हाँ, ये हो सकता है इनकेस अब मान लो प्रेसिडेंट को नहीं लग रहा है कि स्टेट के अंदर इमरजेंसी नहीं लगनी चाहिए, तो वहां पे लोकसभा को पहले मेजोरिटी करनी पड़ेगी अपनी इकट्ठी की लगवानी है वहां पे कि नहीं, एट दी एंड साइन कौन करेगा? प्रेसिडेंट। तो वो सारा चलता है, यहाँ पे मेन से प्रेसिडेंट की रहती है। हाँ, यहाँ पे जब तक प्रेसिडेंट इनिशिएट कर रहे हैं तब तक 2 महीने के लिए लगेगी। अगर लोकसभा ने बोला तो 2 महीने के टाइम पीरियड के अंदर अंदर उनको अपना अप्रूवल लेके आना पड़ेगा। तो प्रोक्लेमेशन तो वहां पे भी होगी, फिर प्रेसिडेंट देखेंगे कि लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। अगर उनको भी लगता है कि अब सभी ने हाँ कर दिया तो लगानी चाहिए। कैसे कैसे? सरकार बैठी है ना वहां पे, वो मेजोरिटी 50% प्रेजेंट इन वोटिंग। नहीं, इसमें फिर प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर ही करने हैं, पर मेजोरिटी ऑफ द टाइम देखोगे प्रेसिडेंट किसके एंड से काम करता है, एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो पीछे से सेंटर ने बोला होता है। फिर प्रोसीजर वैसे ही चलता है कि पहले प्रोक्लेमेशन लगाओ, उसके बाद आप आगे जाओ। ठीक है, डन।
चलो अब थोड़ा सा देख लेते हैं मणिपुर के क्या क्या क्राइसिस हो रखे थे। अब प्रेसिडेंट रूल वहां पे जो भी डेट एंड लाइंस लिखी होंगी वो आपको पता चल जाएंगी, पर इससे पहले ऑनलाइन में क्या क्या चल रहा है। सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19 6 मंथ्स। हाँ, हिमाचल का एग्जाम्पल भी आ जाएगा। हाँ, बाबरी मस्जिद जब डिमोलिशन हुआ था 1992 में हुआ था वो। ठीक है, अभी आ रही हूँ उस पर भी एसआर बोलने केस। चलो जी, ठीक है। तो ये क्राइसिस आज के नहीं है, 2023 में ये कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज होना शुरू हो चुका था। उसके बाद 2024 में हमने इस आर्टिकल को एक बार पढ़ा था, क्यों? क्योंकि इमर्ज कर चुकी थी, सरकारें वहां पे ठप हो जाती हैं। बीजेपी लेड गवर्नमेंट थी, बीरेन जी का नाम आपने सुना होगा, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि मैं नहीं चला सकता इस सरकार को, और सेंटर आगे आए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तभी से यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी आपने देखी, फिर आपके जो फेब मंथ के अंदर इम्पोज कर दी गई थी। अब इसकी लोकेशन देख लो। सबसे पहले यहाँ पे आपने पढ़ा था सिलीगुड़ी कॉरिडोर आता है, तो जैसे चिकन की नेक होती है वैसे पतला सा एरिया यहाँ पे, और इसका फेस इस तरफ है और पूरी बॉडी मेनलैंड यानी कि इंडिया है। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में यहाँ पे एक स्टेट आती है विच इज मणिपुर। आपने एक शेड्यूल पढ़ा हुआ है, शेड्यूल नंबर 6। क्या है 6 के अंदर? नहीं, 7 में तो डिवोल्यूशन ऑफ पावर है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। 6 में क्या था? ठीक है, और यहाँ पे आप सिर्फ 4 स्टेट्स के बारे में पढ़ते हो, जिसको एटीएम स्क्वायर से याद रखा था। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। मणिपुर नहीं आएगा, ऑलरेडी इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं। अगर अपनी ये मशीनरी चला रहे होते तब तो ये दिक्कत ही ना करते कभी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है, शेड्यूल 6 की कोई डिमांड नहीं है, जस्ट हमने मणिपुर पढ़ा तो नॉर्थ ईस्ट की हमने एग्जाम्पल देख लिया। अब मणिपुर में भी अगर ध्यान से देखोगे इस इमेज को, साइड में आपको काफी सारी हिल एरियाज दिख रहे होंगे और बीच में जैसे प्लेन एरिया दिख रहा होगा। तो जो मणिपुर की ज्योग्राफी है 10% इसमें आपको प्लेन एरिया दिखेगा और साइड में आपको हिल एरिया मिलेंगी। और जो बीच वाला एरिया है प्लेन एरिया, यहाँ पे जो ट्राइब रहती है उसका नाम है मेती ट्राइब, और जो हिल एरिया में रहती है वो है कुकी ट्राइब। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही ट्राइब्स एग्जिस्ट करती हैं मणिपुर में। नागा ट्राइब आपने सुना होगा, बेशक नागा नाम से लग सकता है, नागालैंड की बात हुई है, पर ऐसे थोड़ी होता ट्राइबल एक ही जगह पे रह रहे हैं। जहां पे भी फॉरेस्ट एरिया होगा वहां पे उनकी माइग्रेशन चलती रहती है। दूसरा इसकी इंपॉर्टेंट लेक नाम है लोकतक लेक। इनको क्या कहते हैं, ये जो सर्कुलर सी फॉर्म्स बनी हुई है, इनको बोलते हैं फुमडीज। यहाँ पे क्या देखो, साइड में घर वगैरह भी दिखाई दे रहे होंगे आपको, लोग रहते हैं यहाँ पे, आराम से फिशिंग करते हैं, तो उनका भी इकोनॉमी यहाँ से चलती रहती है। ठीक है, फुमडीज बोलते हैं इन स्ट्रक्चर्स को, नाम दे दिया डिफरेंट। अब आज ये जो ऑनगोइंग एथनिक वायलेंस था, तो इसको मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्रॉम द स्टोरी। अब हुआ क्या, ब्रिटिशर्स की एक पॉलिसी हुआ करती थी, डिवाइड एंड रूल। ये तो पहले से चलती आ रही थी, पर हम हमेशा ब्रिटिशर्स का नाम नहीं ले सकते, तो इसलिए हम प्रेजेंट में आएंगे। तो यहाँ पे पहले तो ये लड़ते थे जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होती थी, मतलब जितनी भी प्रोडक्ट्स आपकी फॉरेस्ट से आ रही हैं। टिम्बर मेजर में आ जाता है, ठीक है, साइज बड़ा होता है तो उसके बेसिस पे उसको मेजर में बोल देते हैं। अब हुआ क्या, पहले तो उन रिसोर्सेज के पीछे लड़ाई हो रही थी मीती एंड कुकी में। थोड़े टाइम से देखा गया कि इनके पास इतने एडवांस्ड वेपन्स मिले, जैसे इन्होंने ड्रोन का यूज करके अटैक करने शुरू करे, इनके पास रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड होने शुरू हुए। जो हमारी आर्मी के पास भी वेपन नहीं है जितने एडवांस, उतने एडवांस वेपन आपको इन ट्राइब्स के पास मिलने लगे। तो यहाँ से क्वेश्चन मार्क रेज हुआ। फिर आप वल्नरेबल सेक्शन की बात करें, अगर वीमेन है उनको जिंदा जला दिया गया था। एक पीछे केस आया था 2024 का ही अगेन, जिसमें कुछ लेडीज थी, उनके बच्चे थे और एल्डर पीपल थे, उनको जिंदा ही जला दिया। फिर आप देखते हो डेड बॉडीज आ रही हैं पानी के बहाव में, साइड में आप देख रहे हो कि बॉडीज आ रही हैं। तो इससे क्वेश्चन मार्क उठता है कि इस स्टेट के अंदर तो बहुत ही बुरी हालत हो रखी है और सेंटर ने बहुत ज्यादा डिले कर दिया, इमरजेंसी तो बहुत पहले लग जानी चाहिए थी। ये एथनिक जो कॉन्फ्लिक्ट था ये मर्ज करता गया। अब थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं। मणिपुर की जो शेप है वो बाउल स्ट्रक्चर है, जैसे आपका कटोरा होता है ना, साइड में और नीचे आप चीजों को ऐड कर सकते हो। तो मतलब इसका बाउल शेप कैसा है, बीच में प्लेन एरिया है और साइड में हिली एरिया है। अब जो लोग हिल में रहते थे उनको हिली पीपल बोल देते थे, हिल पीपल बोल देते थे, और जो प्लेन एरियाज में रहा करते थे उनको प्लेन पीपल बोल दिया करते थे, मतलब लोकेशन के हिसाब से। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ कौन सी थी, कुकी ट्राइब। अभी सुनना, ये याद रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो समझ नहीं आएगा आर्टिकल। और इस तरफ थी मिती ट्राइब। अब ये जो इम्फाल वाला एरिया था जहां पे कैपिटल आ गई, ये पहले यहाँ पे पानी हुआ करता था, फिर 2000 साल पहले, अभी नहीं 2000 साल पहले। और जहां पे पानी रहा होता है, ऑब्वियसली बात है वहां की जमीन फर्टाइल तो हो ही जाएगी विद टाइम। पर थोड़े टाइम के बाद पानी सूखने लगा, ये एरिया पूरा ड्राई कर जाता है, मतलब पहाड़ों के बीच में आपको एक अब ड्राई एरिया मिल चुका था। तो जब ये ड्राई एरिया नहीं था तो सारे ही कहाँ रह रहे थे, इन्हीं पहाड़ी वाले एरिया में। अब लोगों ने डिसाइड करा कि जब ये एरिया सूख ही गया है तो हम थोड़ी माइग्रेशन करते हैं, मतलब हिल टू प्लेन की तरफ आपने माइग्रेशन देखी। इसको कांगला भी बोलते हैं, इस वर्ड को याद रख लेना,
कांगला का मतलब होता है कोई प्रोमिनेंट पार्ट है ड्राई लैंड का, तो ये पहाड़ियों के बीच का जो एरिया है इसी को कांगला भी बोल दिया जाता है। अब ये जो माइग्रेशन थी हिल टू प्लेन रीजन ये शुरू हो जाती है। डिवीजन कैसे कर दी लोगों की, हिल पीपल और वैली पीपल, तो ये याद रखना। उसके अलावा कौन कौन से ट्राइबल ग्रुप है, अब सुनना ध्यान से, यहां से आपको फिर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट समझ आएगा। सबसे पहले आता है मिती, जो कहां पे रह रहा है, प्लेन वाले एरिया में। प्लेन एरिया को बोल दिया इम्फाल रीजन या फिर प्लेन एरिया डायरेक्टली। अब इनका रिलीजन देखोगे तो वैष्णविज्म में बिलीव करते हैं, मतलब सनातन धर्म में ज्यादा बिलीव करते हैं। 51% जो डेमोग्राफी है, पॉपुलेशन है, वो आपको इम्फाल रीजन में ही मिलेगी। एरिया 10% है, बाकी का 90% एरिया कैसा था, हिली एरिया। पर जो 60% पॉपुलेशन है, 50% पॉपुलेशन है, वो आपको कहाँ मिलेगी, प्लेन एरिया के अंदर। 51% जिसमें से कौन है, नीति के लोग हैं। अब जो प्लेन एरिया में रहेंगे, मुझे बताओ पहाड़ों के साथ अगर मैं प्लेन एरिया को कंपेयर करूं, डेवलपमेंट इजी कहाँ पे होगी, ऑब्वियस सी बात है प्लेन एरिया के अंदर। तो जो मिती लोग रह रहे थे प्लेन एरिया में, इन्होंने डेवलपमेंट भी देखी कि बढ़िया हाईवेज बन रहे हैं, जो आगे आप देखते हो आजकल कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, उसके साथ कनेक्टिविटी लाई जा रही है, मिजोरम तक आ गई है, मणिपुर में भी आई जाएगी एक टाइम पे अगर ये क्लैशेस सॉल्व हो जाते हैं। तो उसके बाद जो पॉलिटिकली एक्टिव लोग देखोगे वो भी कौन होंगे, मिति के ही होंगे, ऑब्वियस ही बात है, प्लेन एरिया में है, डेवलप रीजन में है। और इवन जो बीरेन साहब थे, बीजेपी लेड गवर्नमेंट, तो वो भी किस ट्राइब से बिलोंग करते थे, मिति ट्राइब। और अगर पास्ट में जाओगे तो वो भी किससे बिलोंग करते थे, मिति ट्राइब। याद करो हमने एक M23 रिवेलियन ग्रुप पढ़ा था, याद है। अब राइटर ने ना इसका एग्जाम्पल दे रखा है इस आर्टिकल में कि कोई भी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट अगर सॉल्व करना हो तो बहुत सारे पहले भी ऐसे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज हुए हैं, ना सिर्फ इंडिया के अंदर, फॉरेन कंट्रीज में भी। मैंने लिख तो दिया है यहाँ पे M23, पर आप इसको एग्जाम्पल में नहीं लिखो क्योंकि अभी दोबारा से लड़ गए। कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट थे, तुत्सी और हुतू, तुत्सी वर्सेस हुतू। तो यहाँ पे बोला गया है कि जैसे आप ग्लोबल एग्जाम्पल्स उठा सकते हो कि कैसे अगर आप इन जो दूसरी ट्राइब्स हैं इनके लीडर्स को इमर्ज करवाते हो तो कैसे कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया जा सकता है। ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है सॉल्व, 2010 से चलता ही आ रहा है कॉन्टिन्यूटी में। तो आप इस एग्जाम्पल को अवॉइड करना लिखने के लिए, क्योंकि इससे तो यही हो गया ना कि नहीं लेके आ पाए आप सॉल्यूशन, तो वो तो नेगेटिव होगी चीज। नेक्स्ट आ जाओ, जहां से कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज हुआ, डिमांडेड एसटी स्टेटस, शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिति ट्राइब वाले भी मांग रहे हैं। कुकीज को मिल रखा है, नागास को मिल रखा है, नागा जस्ट एग्जांपल दे दिया, अब हम कुकीज की ही बात करेंगे, उनको एसटी स्टेटस मिल रखा है। और जब आपको एसटी स्टेटस मिल गया तो आपके पास एक्सक्लूसिव राइट्स आ जाते हैं कि जो भी फॉरेस्ट एरिया है उनके रिसोर्सेज को आप यूज करें, जैसे मर्जी करो। और ऊपर से अगर आपको प्लेन एरिया में आना है पहाड़ों से, तो आपको जॉब में भी रिजर्वेशन दी जाएगी। तो सेम डिमांड कर दी मिति ने, ठीक है, कि हमें भी एसटी स्टेटस दो ताकि जो हिल एरिया के अंदर रिसोर्सेज हैं उनको हम भी यूज कर सके। डिमांड क्लियर, यहां से डिमांड इमर्ज हुई। दूसरी जो आपको ट्राइब मिलेगी विच इज कुकी ट्राइब। कुकी ट्राइब हिली रीजन्स में रहती है, जो इम्फाल के साइड में आपने देखा सारा। 25% पॉपुलेशन आपको कुकी ट्राइब की ही मिलेगी, 51% आपने देखा मिति की थी, इनकी 25% है, बाकी 15% आपको नागा की मिलेगी। और मिसलेनियस बहुत सारी ट्राइब्स वहां पे एग्जिस्ट करती हैं। इनके पास ऑलरेडी शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस है। और ब्रिटिशर्स ने काफी इन्वेस्टमेंट करी थी जब वो क्रिश्चियनिटी स्प्रेड कर रहे थे एक एरिया से दूसरे एरिया में, कि देखो आपकी सरकारें आपको कुछ नहीं प्रोवाइड कर पाएंगी, हम एडवांस लोग हैं, तो आप क्रिश्चियनिटी में आ जाइए। तो रिलीजन आज के टाइम पे भी आप देखोगे कि क्रिश्चियनिटी ज्यादा मिलेगा कुकीज के बीच में। अब नेक्स्ट आ जाओ नागा ट्राइब पे। ग्रेटर नागालैंड की डिमांड करते हैं ये, जिसमें कुछ एरिया नागालैंड का तो है ही, साथ में मिजोरम का भी अटैच करता है, साइड में म्यांमार का भी अटैच करता है, तो कहां कहां लड़ोगे तुम, तो ये चीज तो नहीं होने वाली पॉसिबल। एंड दूसरा एसटी स्टेटस इनके पास भी है, यानी कि जो फॉरेस्ट की प्रोड्यूस है उनके ऊपर इनका भी एक्सक्लूसिव राइट है। 15% डेमोग्राफी आपको नागाज की मिल जाएगी। यहां तक क्लियर हुआ। ये अभी हमने सिर्फ ट्राइबल्स देखे कि कौन से एरिया में कौन लाई कर रहे हैं, कितनी पॉपुलेशन है, क्या डिमांड है। अब डिमांड में ना एक क्वेश्चन मार्क और उठता है कि जब आपको इतनी सारी डेवलपमेंट प्रोवाइड कर रखी है प्लेन एरियाज में, तो फिर आप क्यों फॉरेस्ट की तरफ मूव कर रहे हो। पर फॉरेस्ट की क्या खास बात होती है, रिजर्वायर ऑफ मिनरल्स, कब किस चीज का जैकपॉट निकले आपको नहीं पता होता, और सरकारें हमेशा चाहती हैं कि हमें भी मिले। वही वाली बात कि ड्रग्स मिली है तो वो तो आपकी थी, आपको जेल में रखेंगे, पर अगर सोना मिल जाए, कोई मिनरल मिल जाए, वो अचानक से सरकार का हो जाता है। तो थोड़े से यहाँ पे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स भी आपको दिखेंगे। नेक्स्ट चलो, 2023 से ये शुरू हुआ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ज्यादा इनको सीरियस नहीं लिया, कि पहले भी किया ऐसा कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज, अभी फिर से करा हुआ है। फिर हुआ क्या, 2024 की बात है, एक लोकेशन है चूरचंदपुर, बिल्कुल आपको मणिपुर के साउथ वेस्ट वाले पार्ट में मिलेगी चूरचंदपुर।
यहाँ पे मिति जो ट्राइब के लोग थे, यानी कि प्लेन एरिया के जो लोग थे, उन्होंने एक प्रोटेस्ट करा कि हमें भी एसटी स्टेटस दिया जाए। और ये जो प्रोटेस्ट था, ये काफी पीसफुल मार्च था कि सरकार के पास हम अपनी बात रखेंगे, पर बीच में क्लैशेस हो जाते हैं कुकीज के साथ और काफी वायलेंट होता है, काफी लोगों की डेथ भी हुई यहाँ पे। अगेन वेपन्स का यूज हुआ तो ऑब्वियस सी बात है डेथ होनी थी। एक और रीजन है विच इज मोरे। अब मोरे रीजन में भी मिति ट्राइब के लोग आते थे क्योंकि रिश्तेदार होते थे म्यांमार वाली साइड में, पर आज के टाइम पे मिति यहाँ से पूरा रिमूव कर दिया गया है। कुकी ट्राइब के लोग आपको मिलेंगे, माइग्रेशन होती रहती है, जबकि म्यांमार में मिलिट्री कू चल रखा है। ठीक है, तो वहां पे ऑलरेडी टर्मोइल है, पर यहाँ पे माइग्रेशन होती रहती है। खैर मिति अभी वहां पे नहीं है तो उसको हम साइड में कर सकते हैं। अब आते हैं जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम पे। अब देखो 1947 में चलो, अभी यहाँ पे कौन सा पार्ट है, ईस्ट पाकिस्तान, क्योंकि 1971 में जाके ये लिबरेट होंगे। तो हुआ क्या, ब्रिटिशर्स को भी ये बात नहीं पच रही थी कि बीच में रह के भी इंडिया ग्रोथ के रास्ते पे चलने की बातें कर रहा है, तो थोड़ी डिस्टर्बेंस करते हैं। सेम पाकिस्तान ने डिसाइड करा। अब यहाँ पे जो प्रोमिनेंट थे वो थे उर्दू स्पीकिंग, और यहाँ पे कैसे थे, बंगाली स्पीकिंग। अब इनमें भी ऐसी सो कॉल्ड कास्ट बन गई थी कि उर्दू इज प्रोमिनेंट, अगर तुम पाकिस्तानी हो और तुम तो बंगाली बोलते हो तो तुम हमसे इंफीरियर हो। तो यहाँ पे भी ये कॉम्प्लेक्स था। यहाँ से माइग्रेशन बहुत होती थी, कोई सी रूट से हो रही है और लैंड रूट से आपको पता है काफी सारी होती है, इलीगल पासपोर्ट्स बनाए होते हैं और चले हुए हैं। अब हुआ क्या, ये जो ईस्ट पाकिस्तान था उस टाइम का, 1947 की बात हो रही है, तो नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्टिविटी अच्छी थी। तो सबसे पहले जो सबसे सेंसिटिव स्टेट इनको एरिया कौन सा मिला, नॉर्थ ईस्ट रीजन। काफी सारी डिस्टर्बेंसेस यहाँ पे क्रिएट करनी शुरू करी। इवन जब 1971 में आपने देखा कि लिबरेशन होती है और बांग्लादेश एक कंट्री बनती है, तब भी क्या हुआ था, रिफ्यूजी किस तरफ को आए थे, नॉर्थ ईस्ट वाली साइड में। क्यों, इस तरफ से रिवर्स इतनी सारी फ्लो करती हुई आएंगी, इधर से गंगा आ रही है, इधर से ब्रह्मपुत्र पर ऊपर वाले एरिया से आएगी तो नीचे वाले एरिया में आप इजीली माइग्रेट कर सकते हो। तो माइग्रेशन ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले से हो रही है। और ये जो मोरे रीजन की बात करी, ये म्यांमार के साथ कनेक्टेड है, जहां पे पहले मिति वाले भी आ रहे थे, पर बाद में उनको वहां से रिमूव कर दिया गया। यहाँ पे सिर्फ कुकी वाले ही रहेंगे, उनके रिश्तेदारियां चलेंगी, बाकियों के नहीं। थोड़ा सा लोकेशन के हिसाब से लग गया ना पता कि क्या कॉन्फ्लिक्ट थे। तो ये आज की नहीं है बात, मतलब बहुत पुरानी है, जहां पे आप माइग्रेशन देखते हो रिफ्यूजीज की फ्रॉम अदर कंट्रीज। अब थोड़ा सा और 2008 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एफर्ट लिया था कि इनकी सस्पेंशन हम करेंगे, कि इनके पास बहुत सारे वेपन्स आ चुके हैं, पहले सिर्फ कुकीज के पास थे, उसके बाद मिति के पास भी आ गए थे। तो 2008 का जो सस्पेंशन करने की ट्राई करी थी, इस ऑपरेशन, एक ऑपरेशन एग्रीमेंट लाया गया, इसमें यह देखने को मिला कि मिति को चुप बिठा दिया गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि हमारे ऊपर नहीं आनी चाहिए ज्यादा बातें। अब इसके प्रोविजन देखो, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मीटिंग करी जो कुकी इंसर्जेंट ग्रुप के मेन लीडर्स थे, कुकी वालों के साथ मीटिंग करी और उनको बोला कि आप एक काम करो, आप वेपन्स रख लो, जो आपके पास वेपन है आप उसको रख सकते हो, देन आपको सरकार 6,000 पर महीना देती रहेगी। अभी एक स्कीम थी लाडला भैया स्कीम, ये महाराष्ट्र में चली थी, जिसमें 1500 से 2000 के आसपास पैसा दिया जाता था उन लड़कों को जो अनएम्प्लॉयड हैं और काम की खोज में निकले हुए हैं। अब लड़कों ने क्या किया, देखो हैं ये लड़के वल्नरेबल, बताना दूं, इन्होंने क्या किया, रजिस्ट्रेशन करवा ली उस स्कीम के तहत कि हम अनएम्प्लॉयड है और जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं। और वो 1500 खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। 2 साल से चल रही थी आराम से स्कीम, अब पता लगा कि ये लोग तो ढूंढ ही नहीं रहे हैं जॉब, तब जाके वो सस्पेंड करी स्कीम। पहले कहाँ सोए हुए थे तुम, लड़के जब पैसे खा रहे थे। पर मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये, 1500 रुपए में क्या उखाड़ लिया, स्टेक्स लगाए, सट्टे और क्या लगाए होंगे। मतलब 1500 तो आज के खर्चे पानी के हिसाब से बहुत कम रुपए होते हैं, पर गवर्नमेंट के लेवल पे वो करोड़ों में बात जाती है। ठीक है, वही बात है ना कि आपको अगर 600 रुपया दे रही है सरकार एक एक घर के अंदर, बताओ वैसे ही 10,000 घर होंगे, कितना पैसा लग गया, करोड़ों में चला गया ना। इन शॉर्ट पैसा तो लगा सरकार का। तो अब बोल रही है सरकार महाराष्ट्र की कि हम फाइंड आउट करेंगे, एक एक लड़के को चुन चुन के निकालेंगे जिसने इलीगल तरीके से पैसा निकाल के दिखा दो। आज तक नहीं निकले, अब कहाँ से निकलेंगे। चलो आ जाओ वापिस इस पे। अब यहाँ पे बोला कि हम आपको ना 6,000 रुपया पर महीना दे देंगे। मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए दिया, यहाँ से आपको नेगेटिव पॉइंट्स दिखेंगे। अब आप आर्मी कैंप्स को भी मेंटेन कर सकते हो। अब इसके पीछे का क्या रीजन था, आर्मी कैंप्स इनको क्यों मेंटेन करने दिए जो कुकी ट्राइब के थे, क्योंकि जो मेजोरिटी ऑफ द आर्मी के पर्सोनल्स हुआ करते थे वो प्लेन एरियाज में ही थे, कोई ड्यूटी उनकी हिली एरियाज में नहीं हुआ करती थी, जब तक कोई ऐसा इंसर्जेंट ग्रुप इमर्ज नहीं करता था। तो इनको बोल दिया आप अपने आर्मी कैंप्स पे रखो, पर एक वचन देना पड़ेगा, एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ फाइट नहीं करोगे। तो ये तो वही वाली बात हुई कि अपने पर से ब्लेम हटा दो, सारा उधर कोई डाल दो कि अपनी तो कोई गलती नहीं है। तो ये एग्रीमेंट हुआ था 2008 में, जिसकी किसी ने इज्जत नहीं रखी, ना तो मिति वालों ने ना तो कुकी वालों ने।
क्लियर यहां तक? मतलब ट्राई करी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, क्या ट्राई किया था इसमें? कुछ भी नहीं। और साथ में बोला कि आप जैसे नागाज की एस्टेब्लिशमेंट हो रखी है डिफरेंट एरियाज में, आप भी कर सकते हो, तो सेंटर ने लॉ कर दिया तो आप भी घूम फिर सकते हो। नेक्स्ट क्या बोला कि जो मिती ट्राइब है वो डिसआर्मामेंट करेंगे, आप वेपन नहीं रखोगे, आपको अपने वेपन त्यागने पड़ेंगे, जो प्लेन एरिया के लोग थे। ये हमारी सरकार का डिसीजन था, मेरा नहीं था। ऑपरेशन एग्रीमेंट मतलब सस्पेंशन लगाई कि कैसे ये कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व किया जाए। आपको लगता है इन पैरामीटर्स पे ये कभी कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व होना था? पर ऐसे ही सॉल्व करने की ट्राई करी थी। अब सुनो, नीति चिढ़ गया, चिढ़ना ही था, ऑब्वियस सी बात है। वो लूट और टेररिज्म जैसी एक्टिविटीज को प्रोवोक करने लगा, और ऊपर से प्लेन एरिया में रहता था तो सप्लाई की ज्यादा चिंता नहीं रहती थी। आगे जो कुकी हैं, इनका एक इमेजिनरी लैंड भी है जिसको ये बोलते हैं ज़ेलेंगम। ज़ेलेंगम में भी अगेन मणिपुर का ये काफी ज्यादा एरिया आ जाता है, और साथ में मिजोरम का। अगर आपने मैप ध्यान से देखा तो यहाँ पे बॉर्डर किसके साथ आ रहा है? म्यांमार के साथ। अब जो बिल्कुल ये नीचे वाली टिप है, ये किसकी है? ओहो, ये वाली। हाँ, ये बांग्लादेश आ गया पिंक कलर, ये वाली और ये वाली दो शेप्स बनती है ना, एक तरफ को त्रिपुरा और एक तरफ को मिजोरम। अब ये जो जेलिन गैम वाली डिमांड है, ये इस एरिया तक एक्सटेंडेड है, मतलब मणिपुर का काफी हद तक का हिस्सा आ जाता है, और साथ में थोड़ा सा मिजोरम का आता है। पर मेन एरिया किसके लिए? कनेक्टिविटी के लिए। हमने कहा बोला कि मिजोरम को भी यूज करेंगे कि कनेक्टिविटी इंक्रीज हो अपनी साउथ ईस्ट एशिया के साथ। और यहाँ पे आप एरिया बोल रहे हो सारा का सारा कि हमें दे दो इसको। पहले डिमांड यूटी की थी, यूनियन टेरिटरी अपने को बना दो। पर ये जेलिन गाम का जो सपना है, ये भी देखते हैं कि ये अपना एरिया ही बन जाए, अपना अलग से देश ही बन जाए, तो और ज्यादा बेटर बात है। पर अपने को ये भी तो देखना है आगे साउथ ईस्ट के साथ अपनी कनेक्टिविटी है। पर पॉलिटी के अंदर आपने क्या पढ़ा था? यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब एक बार स्टेट बन गई है ना हमारी कंट्री के अंदर, तो वो बाहर नहीं निकल सकती। आप आ सकते हैं, फॉरेन कंट्रीज को अलाउ करा जाता है एज पर आर्टिकल नो, 2 या 3, 4 के अंदर होना चाहिए था, 5 में सिटीजनशिप आ जाती, 3, 4, 5। मैंने पूछा कि अगर फॉरेन टेरिटरी को अपना स्टेट बनाना है इंडिया ने, तो कौन से आर्टिकल में उसका प्रोविजन? गलत, आर्टिकल नंबर 2। मैंने बताया भी था याद रखने का। और पॉलिटी तुम्हारी हो चुकी है, तो इसमें मेरे ऊपर ब्लेम नहीं है। आर्टिकल नंबर 2, पहले आप बाहर से शुरू करेंगे, फिर आप अपने कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की ट्राई करोगे। तो आर्टिकल 2 में फॉरेन टेरिटरी, और थर्ड में किसका है कि अगर अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, कोई नई स्टेट बनानी है, किसी का एरिया घटेगा, किसी का बढ़ेगा, तो दैट कम्स अंडर आर्टिकल नंबर 3। ओके, आर्टिकल 2, हाँ जी हाँ जी, ठीक है, ऑनलाइन। चलो, इसके बाद बहुत सारी बार आपने ये अप्सपा नाम का एक एक्ट सुना होगा, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जिसमें आर्मी को अलाउ कर दिया जाता है कि अगर आपको किसी भी इंसान के ऊपर डाउट होता है डिस्टर्ब एरिया के अंदर, और डिस्टर्ब एरिया कौन डेजिग्नेट करता है? तो हमारी होम मिनिस्ट्री। उन्होंने बोल दिया मणिपुर के अंदर ये वाले सारे एरियाज हैं जो कि डिस्टर्ब हो चुकी हैं, यहाँ पे आर्मी जा सकती है, चेक कर सकती है, और अगर किसी के ऊपर डाउट होता है तो उनको अरेस्ट कर सकती है बिना किसी वारंट के, और अगर उस तरफ से गोलीबारी होती है तो आप भी कर सकते हो। अफ्स्पा का काफी मिसयूज भी हुआ है, सुना होगा आपने, मल्टीपल केसेस आए हैं और आर्मी ने एक्सेप्ट भी करे हैं, ठीक है कि हाँ जी हमारे एंड से ये डिस्क्रिपेंसी रही है। नेक्स्ट आ जाओ, अभी अफ्स्पा टॉपिक नहीं है सिंस अभी इसका कोई बनता ही नहीं है, तो क्योंकि वहां पे प्रेसिडेंट रूल चल रहा है तो इसको हम स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाओ, गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या रहे? नंबर 1, मिसट्रस्ट। मिसट्रस्ट ऑब्वियस सी बात है, जब किसी और ट्राइब का लीडर बनेगा तो आपको हमेशा उसके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज बने रहेंगे। ये सिर्फ हिली और प्लेन एरिया की बात नहीं होती, आपने भी जिसको वोट डाला था, अगर वो लीडर नहीं बनेगा, दूसरे की आप बुराई करते रहेंगे। तो एक तो मिसट्रस्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पुलिस के ऊपर इनको बिल्कुल भरोसा नहीं है, आर्मी के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि आर्मी हमेशा से डिप्लॉय हुई तो प्लेन एरियाज के ऊपर, तो ये तो कुकी ट्राइब का कंसर्न है। लूटेड पुलिस वेपन, अब मैंने बोला ना कि ऐसे वेपन भी थे जो एडवांस थे फ्रॉम द आर्मी, जो हमारी आर्मी के पास भी नहीं है। और इसके अलावा ये लूटपाट जब मचाई तो पुलिस के वेपन ले जाते थे, आपने सुना होगा कि मार दिया गया पुलिस, इस पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक करा गया, तो वो पुलिस के वेपन्स को चोरने मतलब चोरी करने के लिए ही उठाया जाता था। एंड फेलियर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, तो एन बिरेन जो थे, अब देखो यहाँ पे सेंटर भी फेवर में है और आपकी स्टेट जो है उसके अंदर भी उन्हीं की सरकार है, फिर भी फेल हो सकते हैं एथनिक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। यहाँ पे एग्जाम्पल है आपके पास। उसके बाद सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी,
पहले आ जाना चाहिए था आगे, पर आई थी 2008 में। आपने देखा क्या क्या उसके अंदर बोला गया, कैसे हम सस्पेंड कर सकते हैं इस सारी चीज को। पर सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले पहले ही होनी चाहिए थी। 2023 में जब ये इमर्ज कर रहा था, 24 में जाके जब बहुत सारे भीषण केसेस आए, तब जाके सेंटर ने थोड़ा यहाँ पे रोल इंपॉर्टेंट समझा। और इससे भी पहले जब हमने 2024 में इस आर्टिकल को करा था, तब प्रेसिडेंट रूल की बात ही नहीं हुई थी। उस टाइम पे अफ्स्पा की बात चली थी, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की बात। और हमने डिस्टर्ब एरिया डिस्कस करा था कि किस पैरामीटर के ऊपर डिस्टर्ब एरिया हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। चूरचंदपुर था और भी बहुत सारे, इम्फाल वाला एरिया था, उन सभी एरियाज को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करा गया था। नाउ कुकी कम्युनिटी की क्या क्या डिमांड है, तो एक तो पहले जैसे मैंने बताया यूटी बोलते हैं, और यूनियन टेरिटरी किस पैरामीटर पे बनती है? स्पेशल सिग्निफिकेंस। हाँ जी, बताओ फिर कैसी स्पेशल सिग्निफिकेंस? ठीक है, एक तो आ गया इकोनॉमिक बेसिस पे कि उनके पास इकोनॉमी के ज्यादा सोर्सेस नहीं है। दूसरा क्या बोला आपने? एरिया कम है, डेमोग्राफी कम है, ठीक है, ये भी आ जाएगा। हाँ, अब जैसे एरिया कम है, तब तो दिल्ली को नहीं बोल सकते थे यूटी, राइट, पर वहां पे स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, तो ये वाला पैरामीटर आ जाएगा। हाँ, प्लान प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जो ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा है, तो उसको यूटी के अंडर, यानी कि सेंटर वहां पे मशीनरी को चेक करता रहेगा। और एक पॉइंट रहता है बस, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। डिस्टर्ब, हाँ डिस्टर्बेंस, यस। हो सकता है कि मान लो कोई बॉर्डर एरिया पे है अगर लोकेशन, जैसे जम्मू एंड कश्मीर पहले तो स्टेट था, बाद में यूटी ऑफ JNK और साथ में यूटी ऑफ लद्दाख बन जाता है 2019 में। कौन सा आर्टिकल रिवोक करा गया था? 370। किस पैरामीटर पे? कि डिस्टर्बेंस बहुत रहती है, ऊपर से बॉर्डर एरिया पे है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, तो आर्टिकल 370 को भी रिमूव करा गया था। हाँ, फेलियर ऑफ स्टेट। अब देखो, फेलियर ऑफ स्टेट जब होगा तो उसमें पहली जो ऑप्शन रहेगी वो प्रेसिडेंट रूल रहेगी। आप एकदम से यूनियन टेरिटरी नहीं बनाओगे, वो तो तब जाके कंडीशन आएगी कि 3 साल तक कुछ हो ही नहीं पाया, फिर उसके बाद जाके देखेंगे कि अब इसको यूटी बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट मैकेनिज्म फेल हो चुका है। हाँ, वो तो हो गया, वो 3 साल के पैरामीटर में आ गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1 साल के बाद बोल दे कि नहीं हो पा रहे इलेक्शन, वो तो वैसे फेल है वहां पे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन रहते हैं जिनके बेसिस पे आप किसी भी एरिया को या किसी स्टेट को यूटी फिर से बोल सकते हो कि अब ये यूनियन टेरिटरी बन जाएगी। तो ये बोलते हैं कि यूनियन टेरिटरी तो हो, पर हमारा लेजिस्लेचर भी होना चाहिए। जैसे दिल्ली में सुनते हो, पुडुचेरी में सुनते हो, JNK में सुनते हो, तो ये भी अपना लेजिस्लेचर मांगते हैं। और उसके बाद जेलन गैम की वो तो आगे की सोच है कि एक बार अपने हाथ में कुछ आ जाए उसके बाद डिमांड करेंगे, जो कि फुलफिल नहीं होगा अगेन। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट रूल के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। तो आर्टिकल नंबर 356 इम्पोज हुआ है, वही सारी यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अब किसके पास जा चुका है? सेंटर के पास जा चुका है। उसके बाद हिस्टोरिकल मिसयूज एंड सेफगार्ड। हाँ, अब आते हैं 1992 का केस। किसी ने HP का मेंशन कर दिया था, तो अब सुन लो। हुआ क्या है, एक बाबरी मस्जिद डेमोलिशन होती है, तोड़ दिया जाता है उसको यूपी के अंदर। तो इसके साइड के एरिया में भी बहुत आक्रोश फैला। यूपी था, एक राजस्थान वाला एरिया था, MP वाला एरिया था, और ऊपर हिमाचल प्रदेश वाला एरिया था। इन सभी एरियाज में प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कर दिया जाता है। किस बेसिस पे लगाया था? तो सेक्युलरिज्म। अब सेक्युलरिज्म 1992 ईयर चल रहा है, सेक्युलरिज्म एक्सप्लिसिट हो चुका है, वर्ड ऐड कर दिया है। और आपने क्या पढ़ा स्टेट इमरजेंसी की एक कंडीशन, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए, तो ये भी तो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसी के बेसिस पे से लगाया गया था। अब दिक्कत कहां पे आई? सेंटर ने बोल दिया कि सेक्युलर बेसिस पे हमने यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। बहुत सारी पिटीशन जाने लगी, क्योंकि बस सेक्युलर वर्ड दे दिया आपने, बाकी आप कुछ नहीं बता रहे आगे। तो 1994 में क्या हुआ, एक केस आता है, SR बोमय केस। उसमें क्या बोला गया, जो इंस्पिरेशन थी वो इसी केस से आती है, कि इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, बोलते हैं ना हम खुद को कोजाए फेडरल, मतलब सेंटर की मेन से रहेगी, पर डिवीजन कर रखा है पावर का, ऊपर सेंटर, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट्स। पर सेंटर को आंसर देना पड़ेगा, ठीक है, स्टेट को, कि किस पैरामीटर पे लगाया है। यहाँ पे आपने सेक्युलर वोट बोल के वो छोड़ दिया था। तो SR बोमई केस ने मेन फोकस करा कि फेडरलिज्म इंश्योर होना चाहिए। बेशक हमारा जो फेडरलिज्म है वो बाकी कंट्रीज की तरह नहीं है, बाकी जगह पे तो फेडरल वर्ड यूज होता है, हम क्वाजाई फेडरल यूज करते हैं, कि मेन से तो सेंटर की रहती है। प्लस जुडिशियल रिव्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। याद है ना इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, इसे ही हटाया था। कौन सी अमेंडमेंट थी? नो, नो, ले,
38 थी, उसमें जुडिशियल रिव्यू को हटा दिया गया था। तो यहाँ पे बोला जुडिशियल रिव्यू इज इंपॉर्टेंट, अगर किसी स्टेट के अंदर इमरजेंसी लगी है तो वहां पे जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए, जो कि अभी तो पता ही है, सभी को कंडीशन यहाँ की पता है। अब हुआ क्या, ये तो एसआर में जजमेंट आई थी 1994 की, तो इसमें दो ही चीजों पे फोकस करा, वन वाज फेडरलिज्म और दूसरा था जुडिशियल रिव्यू, कि ये दोनों चीजें नहीं अपने को भूलनी है जब भी कोई इमरजेंसी लगाई जाए। नेक्स्ट आ जाओ, मणिपुर के कॉन्टेक्स्ट में अब देख लेते हैं, सारे पॉइंट्स मैंने वैसे बता दिए। अब बोला कि जब हमने प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे लगाया है तो चीजें थोड़ी सी सुधर रही हैं। अभी वर्ड यूज करा है थोड़ी सी, इसका मतलब ये नहीं है कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो गया है। जैसे एग्जाम्पल दिए यहाँ पे कि जो इलीगल तरीके से इन्होंने वेपन्स ले रखे थे उनको हमने सीज करना शुरू कर दिया है, जहां पे भी अटैक्स कर रहे हैं वो हम वेपन्स उठा ले रहे हैं वहां से, नंबर 1 कंडीशन। अब सरकार ने बोली है तो रिटर्न ऑफ डिस्प्लेस्ड फैमिलीज, 60,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो गए थे, अपने होम टाउन को छोड़ के चले गए थे, वो दोबारा से अपने घरों में वापस आ रहे हैं, गवर्नमेंट का डेटा है अगेन। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हुआ है। यहाँ पे एक राइटर ने सजेशन दिया हुआ है कि एक बफर जोन होनी चाहिए। अब बफर जोन क्या होती है, बीच की कोई ट्रांजिशन जोन। अब हमने पढ़ा हिली एरिया और बीच में प्लेन एरिया है, तो यहाँ पे बोला है कि बीच में एक बफर जोन बना दो कि यहाँ पे माइग्रेशन हो ही ना, मतलब कुकी मिति वाले एरिया में ना आए और मिति के कुकी वाले एरिया में ना आए। तुम्हें शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिल रखा है, तुम आओगे नीचे वाले एरिया में, क्यों? क्योंकि तुम भी चाहते हो कि हम एक ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे जाए, हम भी एग्जाम दें। जरूरी थोड़ी है सारे यही बोल रहे हैं कि हमने फॉरेस्ट प्रोडक्ट यूज करनी है, मीथे के भी सारे ऐसे नहीं है जो बोल रहे हैं हमें फॉरेस्ट प्रोड्यूस यूज करनी है। माइग्रेशन तो होगी, तो मुझे तो नहीं लगा ये कोई काम करने वाला है बफर जोन वाला पॉइंट, कि आप माइग्रेशन को ही रोक दो, सेपरेशन कर दो कि बस इतने से एरिया में आप प्रोड्यूस लेके जा सकते हो, इतने से एरिया में प्रोड्यूस लेके जा सकते हो। मतलब यहाँ से तो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट नहीं सॉल्व हुआ। नेक्स्ट, क्लैशिंग पॉलिटिकल एस्पिरेशंस। अब यहाँ पे जो मिति ऑर्गेनाइजेशन के लोग होंगे, अब ये होता है जब तक आप पॉलिटिकल लीडर नहीं बने होते तब तक आप बड़े बड़े वादे करते हो, पर जब उसको इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो सबसे पहले तो आप इक्वालिटी भूलते हो। वादे तो बाद में भूले, बाद में आपको याद आता है कि मेरा क्या औहदा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम हुआ कि मिति ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारी बन रखी है और इन कुकी वालों को वो आउटसाइडर की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब ये कौन सी वाली बात होगी, अस वर्सेस देम, मतलब हम अलग हैं तुम अलग हो, तो अस वर्सेस देम की फाइट चल रही है। नेक्स्ट इज लिमिटेशन क्या रही करंट अप्रोच की। नंबर 1 फैक्टर जो आप लोगों के ऊपर ब्लेम करा गया है, ब्यूरोक्रेसी एंड सिक्योरिटी। ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो जो गाइडलाइंस बनी है उसी के दायरे में काम कर सकते हैं। ब्यूरोक्रेट थोड़ी होंगे आगे की बिना परमिशन के आप आगे चले जाओगे, काम करने लग जाओगे। पूरी डिपेंडेंसी सेंटर की किसके ऊपर थी, एक तो सिक्योरिटी के ऊपर, बार बार अफस्पा लगा रहे थे, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, और दूसरी जो डिपेंडेंसी थी वो ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर थी। पर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स यहाँ पे बहुत सारे रहे, परमिशन लेने के लिए 2-3 महीने वेट करना पड़ जाता है, तो ओवर डिपेंडेंसी जो रही यहाँ पे एक दिक्कत बनी। दूसरा यही वाला पॉइंट है, उसको थोड़ा और डिटेल में लिखा है। हाँ, एक और चीज है, मुझे ये बताओ, जो पॉलिटिशियन होता है जब वो वोट मांगने जाते हैं वो तुम्हारे पैर भी छू लेगा उस टाइम पे, क्या ब्यूरोक्रेट तुम्हारे आगे झुकेगा? किस लिए झुकेगा? रिस्पेक्ट और झुकना दोनों डिफरेंट है। रिस्पेक्ट, तुम नमस्कार करोगे वो भी आगे से नमस्कार करे, वो तुम्हारे पैर नहीं पड़ेगा कि प्लीज ये काम कर लो। पॉलिटिशियन पढ़ जाएंगे, बाद में बेशक भूल जाएंगे कि क्या हुआ था यहाँ पे, पर ब्यूरोक्रेट्स के केस में ये नहीं होगा। तो मतलब वो जो एथिक्स के पेपर में आप पढ़ते हो ना, कंपैशन और एम्पैथी, आप सिर्फ पढ़ते हो, उसको बाद में इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। कंपैशन का मतलब था तुम्हें जाना चाहिए था सेंटर के पास कि बुरी हालत है यहाँ पे, तो हर्डल्स ना लगाएं, फटाफट से जो आ रही हैं डिमांड्स उनको फुलफिल करते जाए। अब डिमांड जो आ रही है मतलब ये नहीं है कि मिति की डिमांड आई है एसटी स्टेटस, नहीं, एक्शन लीजिए जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसको लेके, कि अगर लगाना है आपको प्रेसिडेंट रूल तो अभी लगा दीजिए, मतलब सिचुएशन बहुत ज्यादा अलर्ट पे है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल लीडर हैव ग्रेटर इन्फ्लुएंस। अब वही बात आ गई मिसट्रस्ट वाली, कि अगर एक ही पॉलिटिकल पार्टी, जो एक ही ट्राइब है उसी के पॉलिटिकल लीडर्स बनेंगे तो दूसरी में मिसट्रस्ट तो आएगा। नेक्स्ट, फेलियर ऑफ द प्रीवियस स्टेट गवर्नमेंट। और ऐसा नहीं है कि आज पहली बार यहाँ पे गवर्नमेंट फेल हुई है, जैसे कि मैंने बोला ज्यादातर स्टेट इमरजेंसी आज के टाइम पे आप काउंट करते हो तो 134 से ज्यादा हो जाएंगी, मतलब ऑन एन एवरेज 133 लिखा है कहीं पे 134, और अभी एक्सटेंशन होगा तो मतलब फिर से नंबर इंक्रीज कर सकता है, तो ये नंबर वेरी करता रहता है। अब 130 भी यूज कर सकते हो कि मोर देन है 130 से। तो फेलियर ऑफ द प्रीवियस स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है कि अब बीजेपी लेड गवर्नमेंट आ गई तो वो भी फेल हुए जबकि सेंटर में भी वो थे, तो यहाँ पे आप पॉलिटिकल पॉइंट नहीं मेंशन कर सकते कि पॉलिटिशियंस ने कुछ गड़बड़ करी है। एंड इससे पहले जो सरकारें आई हैं वो भी फेल हुई हैं, चाहे वो बीजेपी लेड थी या किसी दूसरी गवर्नमेंट की थी।
नेक्स्ट इज रीथिंकिंग सक्सेस अंडर प्रेसिडेंट रूल। अब प्रेसिडेंट रूल तो आपने लगा दिया है और थोड़ा बहुत वायलेंस में हमें डिक्लाइन भी देखने को मिला है, इसी वजह से 6 महीने का और एक्सटेंशन लगाया, तभी तो सिंपल मेजोरिटी इजीली पास होगी, क्योंकि जब पॉजिटिव चीजें दिख रही हैं और ऊपर से गवर्नमेंट भी तुम्हारी थी वहां पे, तो तुम्हें इंप्रूवमेंट लेके आनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज वे फॉरवर्ड, तो वही सारी चीजें कि वेपन है इनके पास, उनको डी वेपनाइज करो। यहाँ पे एक वर्ड यूज करा है डिफेंग। डिफेंग का क्या मतलब होता है? फैंक्स किसके होते हैं? सांप के, तो उनको रिमूव कर दिया जाता है ताकि वो जहर ना उगले, तो वही अप्रोच यहाँ पे भी अपनाई जाएगी। नेक्स्ट इज इंश्योर न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। आपने जब पॉलिटिकल लीडर बनना था तब आपने वादा करा था कि आपकी डिमांड्स भी रखी जाएंगी, दूसरी ट्राइब की डिमांड्स भी रखी जाएंगी, पर जैसे आप लीडरशिप में आते हो तो अचानक से आप बोलते हो कि नहीं हमारी उनकी, तो हमारा उनका वर्ड नहीं आना चाहिए। न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इज इंपॉर्टेंट। एंड पॉलिटिकल रिकंसिलेशन, अगेन नीति ट्राइब के ही बन रहे हैं बहुत टाइम से, तो कुकीजों को भी अलाउ करो यहाँ पे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, एजुकेशन इंड्यूस करिए। एसटी स्टेटस से क्या क्या पॉजिटिव चीजें होती है, क्या क्या नेगेटिव चीजें होती हैं, कहीं ना कहीं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में इसको इंक्लूड करा जाता है एज पर योर आर्टिकल नंबर 15 और दूसरा 16। 15 तो बोलता है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, पर 16 स्पेसिफिक हो जाता है जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे, तो एजुकेशन के माध्यम से वो चीजें पता लगेंगी। आप में भी कहीं ऐसे होते हैं, मैंने देखा है ये चीज, मतलब ऑफेंड होने वाली बात नहीं है। हमारी क्लास में भी कई एसटी स्टेटस के थे, पर वो भी ये बात करते कि नहीं होनी चाहिए, कि अब बराबरी पे जो लोग आ गए उनको एटलीस्ट साइडलाइन करना शुरू करो, और जो वल्नरेबल है, एक्चुअल में जो वल्नरेबल है, उनको अब आगे लेके आओ, क्योंकि इनमें भी लेयर्स बन चुकी है। जैसे पहले सो कॉल्ड हाई कास्ट लो कास्ट बना, अब इनके अंदर भी सो कॉल्ड मतलब वही हाई मिड लो, इनमें भी वो लेयर्स आ चुकी हैं, तो उनको भी पता लगता है। अब यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, मुझे नहीं पता ये राइटर ने क्यों एग्जाम्पल दिए हैं, उतने अच्छे से सॉल्व नहीं हुए हैं। हाँ ये वाला बोल सकते हैं, जो श्रीलंका के सिन्हालीज और तमिल से, ये वाला फिर भी कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हुआ, पर M23 रिबेलियन ग्रुप वाला नहीं हुआ है। साउथ अफ्रीका के अंदर बोल रहे हैं रेशियल डिवाइड को सॉल्व करा गया, आज तक दूसरी कंट्रीज उनको रेसिज्म के बेसिस पे एक्सप्लॉइट करती हैं, थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस आप देखते हो। नेक्स्ट इज लर्न फ्रॉम द ग्लोबल एक्सपीरियंस, ये वही सारे एग्जाम्पल हैं यहाँ पे कि कैसे बाकी कंट्रीज में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करे गए हैं। इस टाइम पे अगर मैं बोलूं तो कॉन्फ्लिक्ट सारे कोई एथनिसिटी के बेसिस पे आ रखा है, कोई ग्रोथ के बेसिस पे आ रखा है, मतलब ये नहीं आप बोल सकते बड़ी शांति हो रखी है थ्रू आउट द वर्ल्ड। यही था, ठीक है, चलो ओके। कंक्लूजन तो आपके एंड से अपना ही रहेगा, तो आप लिख सकते हो इसको। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को जरूर से ट्राई करना। 11:40 इसी पे चला गया सारा टाइम, चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। 2-3 टॉपिक यहाँ पे आपके कंप्लीट हो चुके हैं वैसे। हाँ जी, ऑनलाइन यहाँ तक क्लियर। और ये जो अर्थक्वेक सुनामी वाले आर्टिकल्स हैं इनको कल करते हैं, और छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, सेपरेट टॉपिक्स हैं। मेन रीजन अगेन सबडक्शन ही है। कहीं पे आप यूरोपियन प्लेट, इंडियन प्लेट, सॉरी यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट पढ़ोगे, साइड में थोड़ी सी प्लेट्स आपको याद करनी पड़ेंगी, जो आपका रिंग ऑफ फायर है, पैसिफिक सर्कमफ्रेंस, उसकी देखनी पड़ेंगी। ठीक है, क्लियर है। चलो ठीक है, मैं आपसे ना क्वेश्चन पूछ लेती हूँ आज, फिर कल हम बाकी के आर्टिकल्स कर लेंगे। हाँ जी, पढ़ के आए हो सारे? आगे नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा अच्छा ठीक है, ओके। तान्य से शुरू करते हैं। स्टेट इमरजेंसी का प्रोविजन, आर्टिकल नंबर, बाकी नहीं बोलेंगे आज, जिसका नाम लूंगी वही बोलेंगे, आज सभी की बारी आएगी, ठीक है। आर्टिकल 356, आपका नाम था मुस्कान, मुस्कान, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी का प्रोविजन किसमें है? आर्टिकल नंबर, हम्म, हाँ 350। इसको इजीली याद करो, पहला याद रख लो 352, फिर 4 ऐड करो 356, 4 ऐड करो 360। पहले नेशनल इमरजेंसी है, फिर स्टेट है, फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी है। शरणवीर, नेशनल इमरजेंसी आज तक कितनी बार लगी है? ऑनलाइन वाले जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें, 2 चले गए, हमें सब आता है। 3 बार, बताओ फिर कौन कौन से ईयर थे? ठीक है, कुछ गड़बड़ हुई? हाँ गड़बड़ हुई, कौन ठीक करेगा इस गड़बड़ को? हैंड रेस, हाँ जी शिखा। ठीक है, ठीक है। 19 1975 पहला इंडो चाइना, देन 71 लिबरेशन, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, और 1975 इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, आपका नाम विशाली, ठीक है, विशाली बताएंगे। अब आर्टिकल नंबर 355 में क्या लिखा हुआ था? हाँ
ठीक है, आर्टिकल 355 के अंदर लिखा है कि सेंटर की क्या क्या ड्यूटी बनती है विद रिस्पेक्ट टू स्टेट। आपका नाम नेक्स्ट? सोनू, आपको याद है आज वाले आर्टिकल या अभी नहीं? ठीक है, सचिन, आर्टिकल नंबर 355 में जैसे वैशाली ने बोला कि 3 ड्यूटीज बनती है सेंटर की स्टेट को लेके, क्या ड्यूटीज हैं वो तीनों के नाम जल्दी से बता दो, पैरामीटर्स। ठीक है, पहली, दूसरा ना करे, अभी इस पे तो आए नहीं, पहले पैरामीटर्स। प्रेरणा, 3 ड्यूटीज। चलो कोई बात नहीं, ओके। आपका नाम क्या है? जस, लंबा है नाम, जस्ट बोलूंगी तो कोई प्रॉब्लम? ठीक है, हाँ जी जस्ट बताओ फिर। इंटरनल डिस्टर्बेंस, एक्सटर्नल एग्रेशन, प्रॉम्प्टिंग नहीं करनी है जो भी कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में काम करे स्टेट। कनव, आर्टिकल नंबर 365। हाँ, यहाँ पे स्टेट फेल हो चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में काम नहीं कर रही है, क्योंकि बाकी दोनों चीजें तो देख लेगा सेंटर, पर फेल ही होगी है तो फिर यहाँ पे मेन रोल किसका रहेगा? सेंटर का। ठीक है, ऑनलाइन आपको करण, यस करण है ना आपका नाम? अच्छा, सेंटर और स्टेट के बीच में ब्रिज का काम कौन करता है, जो दोनों को कनेक्ट करके रखता है? नो, नहीं, संदीप, वेरी गुड। पारुल, गवर्नर, सेंटर और स्टेट, सेंटर और स्टेट के बीच में गवर्नर ब्रिज की तरह एक्ट करता है। ठीक है, याद रखना है उसको, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन तो गलत नहीं करने हैं। ओके, पारुल की टर्न तो होगी। अच्छा, उर्वशी बताएंगे अब। एक केस पढ़ा आपने, एसआर बोम्मई केस, क्या उसकी आउटकम निकल के आई थी, जजमेंट क्या थी? 2 इंपॉर्टेंट शब्द पढ़े आपने वहां पे, नहीं? हाँ जी नीतीश, ठीक है, ऑनलाइन, वेरी गुड नीतीश, सॉरी मैम। शिखा, ठीक है, क्वाजाई वर्ड यूज नहीं करा था, बस इतना बोला था कि फेडरल स्ट्रक्चर और जुडिशियल रिव्यू को ध्यान में रखना है जब भी कोई इमरजेंसी लगाई जाएगी। ठीक है, मान्या, एक केस की बात करी थी मैंने उस टाइम पे, कुछ डिमोलिशन हुआ था, कौन सा? बाबरी मस्जिद, ये ईयर कौन सा था? 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन पारुल बताएंगे। ड्यूरेशन क्या है स्टेट इमरजेंसी की? ड्यूरेशन वर्ड बोला मैंने। सुमित, आर्यन, यश, ड्यूरेशन जब इनिशिएट करी जाती है स्टेट इमरजेंसी? 2 मंथ्स। अच्छा, प्रोक्लेमेशन बोलना था, ठीक है ठीक है, ड्यूरेशन लिखा होगा ना तो वो 2 मंथ्स वाली ही बात हुई है, अप्रूवल है तो 6 महीने की बात करी गई है। ठीक है, यश जी बताएंगे दोबारा से, सिंपल में आंसर ही बोल दिया। चलो ये बता दो, नेशनल इमरजेंसी में कौन सी मेजोरिटी लगती है? सुन यश, कौन सी? स्पेशल मेजोरिटी, जिसमें 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस जो टोटल मेंबरशिप होती है, कितने प्रेजेंट है बंदे उनकी वोटिंग के साथ। ठीक है, हाँ हाँ, सॉरी, किस केस में? नहीं नहीं, वो तो दिख रहा होता है ना उस टाइम पे कि अब तो लगानी पड़ेगी नेशनल इमरजेंसी, क्योंकि अब पैरामीटर ही एक्सट्रीम वाले इंक्लूड करे हैं। कौन कौन से पैरामीटर थे, कनव भी बता देंगे नेशनल इमरजेंसी में? वेरी गुड, हाँ जी नीतीश फटाफट से। हाँ, सुमित, वेरी नाइस। पारुल, नेशनल इमरजेंसी के लिए क्या क्या पैरामीटर्स हैं? वेरी गुड ऑनलाइन, वेरी गुड, पर नेशनल इमरजेंसी वाला आंसर करो जल्दी से। वेरी गुड, ठीक है, आर्म रिबेलियन है, अभी वाली जेन्युइन थी, वेरी गुड। और वेरी नाइस पारुल, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस नहीं आएगा इसमें। किसको याद है? अभिजीत नहीं है याद, राजवीर, अनिल, सुनो, 3 ही शब्द थे, एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर, एक तो यही लिखा था, तो हमने उसको याद करने के लिए लिख लिया था कि वॉर हो सकती है, कोई एक्सटर्नल एग्रेशन है, जरूरी थोड़ी है लड़ ही रहे हैं, कोई और भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, आजकल टेररिज्म की बहुत एक्सपांड हो चुकी है डेफिनेशन। और तीसरी देखी थी पहले, इंटरनल डिस्टर्बेंस थी, पर आज के टाइम पे जब पूछ रही हूँ तो यहाँ पे आर्म रिबेलियन आएगा। देखो ये पैरामीटर्स हैं, ये याद रखने पड़ेंगे, प्री में आती हैं स्टेटमेंट्स, आप भूल जाते हो। ठीक है, नेक्स्ट, कहां तक पहुंचे थे हम? अभिजीत की टर्न है अब। हाँ हाँ,
सुनो, इंटरनल डिस्टर्बेंस में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आता था, पर ये तो हर साल का ही है, मतलब ऐसा थोड़ी है पहले ही होती थी, ये तो चली रहती है। तब तो फिर रहेगी नेशनल इमरजेंसी लगाते, ग्रोथ रहेगी पीछे। चलो अभिजीत बताएंगे अब। जब प्रोक्लेमेशन लगा था 2 महीने के लिए लगाया पहले प्रेसिडेंट ने, फिर कौन सी मेजोरिटी से अप्रूवल गया था? सिंपल मेजोरिटी। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या सिर्फ लोकसभा से स्टेट इमरजेंसी लगेगी कि राज्यसभा भी लगा सकती है? हाँ, इन केस डिसॉल्व हो जाती है या फिर सेशन में नहीं है तो वहां पे राज्यसभा आ जाएगी। आगे उसी पॉइंट पे मैं अभी सारी नहीं एक्सप्लेन करूंगी। पिछली बार ना मैंने कंपेयर करके पढ़ा दिया प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए थे, तभी बोला मैंने आर्टिकल तक रहो। अभी जो तो पूछा था मैंने पिछला क्वेश्चन, उस पर फोकस करो पहले, ठीक है? हाँ, जंप्स नहीं करने। अभी वैसे मैंने बोला था पीछे 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग प्लस टोटल मेंबरशिप जो प्रेजेंट थे एक्चुअल में वैलिड वोट्स डालने के लिए, वो स्पेशल मेजोरिटी है। अब इसमें मुझे एग्जांपल देने पड़ने थे, 100 का एग्जांपल लेके, और मैथ्स मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। ओके नेक्स्ट। 1 साल तक स्टेट इमरजेंसी लगी है, अनिल आंसर करेंगे। अनिल, 1 साल तक इमरजेंसी लग चुकी है स्टेट इमरजेंसी, अब उसको दोबारा से 6 महीने के लिए एक्सटेंड करना है, पर पहले 2 कंडीशन कौन सी देखी जाएंगी? 1 साल हो गया, मतलब 6 महीने लगाई, 6 महीने और लगी, 1 साल खत्म। अब 1 साल जब हो जाएगा तो 2 कंडीशन देखी जाएंगी पहले, कि दोबारा से एक्सटेंड करना है या नहीं करना है, वो कौन सी थी? ओके चलो, वो तो देखना ही, उसी के पीछे भाग रहे हैं। वो कंडीशन बताओ आप सिर्फ, जो स्पेसिफिक 2 लिखी गई हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है ऑनलाइन, वेरी गुड। ठीक है, गुड। देख रही हूँ मैं आपके चैट बॉक्स में, एक एक का नाम नहीं लूंगी पर यहाँ पे। हाँ जी राजवीर, 2 स्पेसिफिक कंडीशन बताई थी ना? हाँ ठीक है। तो नहीं, साक्षी नहीं, युक्ति नहीं, वो तो कर ही रहे हैं ना, उसके पीछे ही है सारी लड़ाई। हाँ, 2 पैरामीटर्स सीधे सीधे लिखे हैं आपकी बुक के अंदर, मतलब अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नंबर 1 कि अगर कहीं पे नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, नंबर 1 रीजन, और दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिनाई कर देता है कि सिचुएशन नहीं है ठीक, तो हम यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवा सकते। ठीक है, तो ये 2 पैरामीटर्स हैं, आपको एज इट इज ही याद रखने पड़ेंगे। ओके गीता, कल आपने वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था, तो प्रेसिडेंट्स में कौन सा रैंक आता है? फर्स्ट या सेकंड? वाइस प्रेसिडेंट सेकंड, ठीक है। मनी, मनी बताएंगे कौन सी कंट्री से हमने ये वाइस प्रेसिडेंट वाला कॉन्सेप्ट उठाया था? अमेरिका, गुड। नेक्स्ट वासु, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं, सैलरी किसकी मिलती है? ठीक है, जो चेयरमैन की सैलरी है वही एज अ वाइस प्रेसिडेंट दे दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नैन्सी, अगर प्रेसिडेंट की सीट खाली होती है तो कौन एक्ट करेगा एज अ प्रेसिडेंट? गुरनूर, वाइस प्रेसिडेंट बोला, जोर से बोलना है आपका, मेरे को ना लिपसिंग ही देखनी पड़ती है कि क्या बोला आपने, तो पैनल में नहीं देखेंगे लिपसिंग, ठीक है? वो तो फिर गलत मैसेज चला जाता है ना, तो जोर से बोलना है, ठीक है? चलो एक और आंसर करो फिर आप ही, नैन्सी करेंगी। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो फिर कौन बनेगा प्रेसिडेंट? ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। गुरनूर, अगर वाइस प्रेसिडेंट की सीट खाली होती है फिर कौन बनेगा टेम्परेरी पीरियड के लिए? किसने बोला? नहीं। नेक्स्ट आपका नाम था आरिन? नहीं नहीं, पव, कुछ और नाम नहीं है, निकनेम मुझसे बोला नहीं जा रहा फ्लो में, यही है। मैं ना दीप बोल दिया करूंगी, फिर चलेगा? यहाँ पे जस है, वहां पे दीप चल जाएगा। ठीक है, दीप बताएंगे। नहीं, मैंने दीप से पूछा है, सारे घूम गए इसकी तरफ, ये तो ऐसे एंजाइटी में चला जाएगा। मैंने बोला कि अगर वाइस प्रेसिडेंट की सीट वेकेंट हुई है, सर्टेन रीजंस आपने पढ़े थे, तो अब कौन वाइस प्रेसिडेंट बनेगा? डेप्यूटी चेयरमैन एक्ट करेगा, वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं है। इलेक्शन कितने टाइम में करने पड़ेंगे? एज एज सुन एज पॉसिबल। 6 महीने हम सिर्फ बोलते हैं कि 6 महीने के लिए, 6 महीने के अंदर करने ही होते हैं। हाँ हाँ भाई, तो वही तो बोला कि चेयरमैन की तरह एक्ट करेंगे, डेप्यूटी चेयरमैन। अच्छा, मैंने चेयरमैन नहीं बोला था, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट के तो इलेक्शन करवाने पड़ेंगे ना, वो तो खाली रहेगी, तो वहां पे जो भी लीडिंग्स हो रही थी आपके राज्यसभा के अंदर, उसको डेप्यूटी चेयरमैन। अच्छा, क्वेश्चन गलत बोल दिया था, सॉरी, माय मिस्टेक, इट्स ओके।
ओके फिर आपने इलेक्शंस के बारे में पढ़ा था वाइस प्रेसिडेंट के, तो एज सून एज पॉसिबल लिखा है, 6 महीने, उस दिन भी यही तो बोला था। ओके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नोटिफाई कर दिया कि इलेक्शन हो रहे हैं अब वाइस प्रेसिडेंट, फिर कितना टाइम होता है? महीना। एक दिन मैंने वन नेशन वन इलेक्शन की बात करी थी, फिर मैंने बोला था कि ऐसा नहीं होगा एक ही दिन में इलेक्शन होंगे, मैंने कोई स्पेसिफिक बोला था, 2 महीने बोले थे, तो वही रहता है प्रोविजनल पीरियड कि 2 महीने के अंदर तो हम इलेक्शन कंडक्ट करवा ही देंगे। ठीक है, अब आते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के ऊपर। तान्या बताएगी सबसे पहले कौन कौन से मेंबर्स आएंगे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। इलेक्टेड और नॉमिनल, ठीक है। कौन से हाउसेस के आएंगे? मुस्कान, दोनों हाउसेस के। शरणवीर, क्या स्टेट लेजिस्लेचर आता है? पक्का नहीं आता, ठीक है। वैशाली बताएंगे टर्म कितना रहता है, कितने साल के लिए वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं अपनी चेयर पे? 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर? 5 ईयर्स। सोनू, क्या दोबारा से री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, कि दोबारा से इलेक्शन में हो सकते हैं? इधर इतने सारे सोनू आ जाते हैं एकदम से, नहीं है पता? सचिन री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है और अनलिमिटेड टाइम के लिए है। नाउ अमृत, आप रह गई थी आपकी टर्न, तो ऐसे लगा मुझे, है ना? चलो बताओ अब क्वालिफिकेशन क्या है वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए? नो, सिर्फ राज्यसभा, लोकसभा का क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, और ऊपर से एज का क्राइटेरिया, यहाँ पे 35 साल का है, लोकसभा में पहले ही एज डिफरेंस से आप बाइकआउट हो चुके हो, तो राज्यसभा जरूर से मेंशन करना है। और क्या थी कंडीशन? ये तो 2 होगी ना? हाँ, इंडिया का सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। तुम सोच रहे हो कि ये क्या है इंपॉर्टेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज कैसा बनता है? यश, कौन कौन पार्टिसिपेशन करेगा, जल्दी से बताओ। वेरी गुड ऑनलाइन, वेरी गुड। अच्छा, मैंने बोला इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? उर्वशी, ऑफ बोथ हाउस, इधर हाउस का क्या मतलब हो गया? हाँ, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर होता है, अब ये भी आधी अधूरी है, कौन होता है उसका भी? सुनो, स्टेट लेजिस्लेचर वर्ड बोल दिया तो वहां पे भी 2 आते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। काउंसिल नहीं आती और लेजिस्लेटिव असेंबली आती है, तब तो फिर पता ही है कौन जीतेगा, ठीक है। ओके जी, आर्टिकल नंबर 63 में क्या लिखा था? हैंड रेस। हाँ जी साक्षी, ठीक है। और इलेक्टोरल कॉलेज का कहां पे लिखा हुआ है? 72 में क्या लिखा है? नहीं, देख देख खत्म ही कर, पार्डनिंग पावर थी, प्रेसिडेंट की थी चूंकि। ओके, 71 में क्या लिखा था? हाँ, अगर कोई धांधलेबाजी हुई प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो कहां पे जाएंगे केसेस? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, गुड। आपने एक टेम्पल पढ़ा था, प्री विहार टेम्पल, मनी बताएंगे कौन सी 2 कंट्रीज का कॉन्फ्लिक्ट था ये? थाईलैंड एंड कंबोडिया, वेरी गुड, ठीक है। ऑनलाइन देख रही हूँ मैं, आपके मैसेजेस करते रहो यहाँ पे। सचिन बताएंगे M23 रिबेलियन ग्रुप, ये 2 कंट्रीज इसके स्पेसिफिक आपने देखी थी, कौन कौन सी थी? DRC एंड रवांडा, ठीक है। आपने एक लेक, चलो लेक रहने देते हैं अभी। प्री विहार टेम्पल कौन सी माउंटेन रेंजेस में लाई करता है? डांग ही लेके आऊंगी अगर अगली बार ऐसे बोला, डांग क्या होती है? डांग, हाँ, ठीक है, ठीक है। कौन सा एम्पायर था? ये कौन हंसा पहले तो ये बताना इतने जोर से। हाँ जी, दीप बताएंगे। हाँ, खमेर एम्पायर, खमेर खमेर। मखीर क्या होता है? हनी, शहद को बोलते हैं मखीर, ठीक है। 66 पूछा था मैंने, 66 आर्टिकल में क्या था? इलेक्टोरल कॉलेज का मेंशन करा गया है, ठीक है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा अमृतपाल, कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल नहीं पता अनिल? 63 में तो शेल भी बोला, 64 अगला ही आर्टिकल था, ठीक है। नीतीश बताएंगे 65 में क्या लिखा था, जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी है वाइस प्रेसिडेंट की?
कि जब प्रेसिडेंट की सीट खाली होगी तो वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, हाँ याद रखना। और वैकेंसी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट किन पैरामीटर्स पे हो सकती है अमृतपाल? जो बोलता है उसकी ज्यादा टर्न आएगी। वाइस प्रेसिडेंट एक ही टॉपिक चल रहा है अभी। आर्टिकल आर्टिकल, हाँ जी। तो फिर सुनो, गप्पे मारने को दे रहे हो, जो इधर से घूम रहा है, एक इधर से घूम रहा है, ऐसे सर्कल बना रहे हैं लूडो गेम की तरह। सर्कल होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है, ये पता है। चलो डन है, ठीक है। अच्छा एक वन क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन। अगर वाइस प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है, क्या मैंने ठीक बोला? हाँ, रिमूव करना है, ठीक है। इम्पीच आप प्रेसिडेंट या फिर जजेस के केस में यूज कर लेते हो। जजेस के केस में बस यूज कर लेते हैं कि बड़ा दायरा है इस वजह से, अदरवाइज इम्पीच हम सिर्फ प्रेसिडेंट के केस में करते हैं। तो अगर रिमूवल करना है तो रेजोल्यूशन कहाँ से शुरू होगा? राज्यसभा। और प्रेसिडेंट का कहाँ से शुरू होता है? ईदर ऑफ द हाउस। लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है। कौन सी मेजोरिटी? इफेक्टिव मेजोरिटी। और जब लोकसभा में वो रेजोल्यूशन पकड़ा देंगे फिर कौन सी मेजोरिटी? फिर सिंपल मेजोरिटी। 14 दिन का नोटिस पीरियड दिया था, उसके बाद ही ये रेजोल्यूशन चलता है। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे। कल पढ़ के आना, और आर्टिकल्स अपने ज्यादा है अभी। अच्छा शीट्स ले लो, ऑनलाइन में किसी की शीट तो नहीं बची है चेक करने को? फटाफट से आना। वासु जल्दी शीट। नितिन, नहीं ये नीतीश है, नीतीश। लैंग्वेज में है थोड़ी दिक्कत, मतलब सोच कुछ और रहे होते हो, लिखते कुछ और हो आप, ठीक है। टीनेजर वर्ड यूज करना है तो फिर एज मेंशन करनी पड़ेगी, क्योंकि 19 का भी टीनेजर ही होता है, तो आप टीनेज वर्ड नहीं यूज करते। टीन एट द एज ऑफ 18 ऐसे लिखना पड़ेगा। और यस कभी नहीं लिखना है, आपसे तो पूछा नहीं गया यस और नो, आपके पास अथॉरिटी नहीं है। आप बोलोगे कि किन पैरामीटर्स पे यस है, किन पैरामीटर्स पे नो है, डायरेक्ट यस नहीं लिखना है कभी। इससे तो आपने सीधे बोल दिया कि हाँ यस। जैसे आपसे पूछ लिया कि आईवीसी सेक्युलर थी, आपने लिख दिया यस। यस नहीं लिख सकते, पैरामीटर्स बताने पड़ेंगे। ये वाली लाइन गलत हो गई थी। लॉ कमीशन 2023 में फोकस करा था जुडिशियल डिस्क्रिशन के ऊपर, गलत लिख दिया था। बाकी पॉइंट्स ठीक है ओवरऑल। 6 नंबर 7 नंबर आए तो मतलब इंप्रूवमेंट का अभी भी बहुत ज्यादा स्कोप है, तो ऐसे ही सोचना बहुत अच्छे नंबर है। वासु कंडीशन मिसिंग थी, यहाँ पे कंडीशन लिखनी पड़ेगी जब 19 का अमेंडमेंट आपने करा है, क्योंकि जब भी अमेंडमेंट होती है आप कंडीशन के ये दायरे में आ जाते हो। पनिशमेंट डिवाइड कर दी थी ना, 16 से नीचे के होंगे तो 20 साल की थी, और अगर एक मिनट से मैं